हेलो 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 हेलो। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 हेलो हेलो। चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। वी विल कंप्लीट इन्वायरमेंट। सो लेट्स कंप्लीट इन्वायरमेंट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड changing the hierarchy from micro level to macro level. So we start from at the individual level. From the individual we go to the population, population to community, community to ecosystem, biome, biosphere। एक एक वर्ड बस पता रहना चाहिए। हो गया। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है बेसिक यूनिट। ये फोकस करता है हाउ वन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, सर्वाइव रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये चीज है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीसीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, तो वी विल फोकस ऑन द इंडिविजुअल पार्ट और द ऑर्गेनिज्म पार्ट ऑफ द इकोलॉजी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक सेम स्पीसीज का एक ही एरिया में। तो पॉपुलेशन में क्या नुआंस टर्म है? सेम स्पीसीज का होना चाहिए। दिस इज अ थिंग। ठीक है। अब एक है वर्ड कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कि कितना पॉपुलेशन साइज एंड एनवायरनमेंट कैन सस्टेन विदाउट डिग्रेडेशन। ये चीज है कि उससे ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ा तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा। दिस इज द थिंग। इसके बाद हम लोग को समझना है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जहाँ पे आ जाता है ना, कि जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज का पॉपुलेशन इंटरेक्ट करता है एक ही एरिया में। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज का पॉपुलेशन इंटरेक्ट करता है एक ही एरिया में, तो दैट इज द बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है। तो एक उसमें एक कीस्टोन स्पीसीज होता है जो कि इंटायर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है। इकोटोन क्या होता है? देयर इज एन इकोटोन हो गया कि दो कम्युनिटी के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है वो इकोटोन होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो इकोटोन का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, कम्युनिटी लेवल पे आता है। ठीक है, कि टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी और मरीन कम्युनिटी। टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी में होगा कि जहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन का जो डिफरेंट स्पीसीज का एक एरिया में आया तो वो कम्युनिटी का, तो बायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट का कम्युनिटी है। ठीक है। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है वो अभी हम लोग पढ़े हैं, बायोटिक कम्युनिटी। उसमें अगर आप ए बायोटिक एनवायरनमेंट जोड़ दीजिएगा, सोइल, वाटर, सनलाइट, तो ये आपका इकोसिस्टम बन जाएगा। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। ठीक है। तो फंक्शनल कैसा हुआ? फंक्शनल इसलिए क्योंकि इसमें एनर्जी फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो वन वे है, न्यूट्रिएंट का फ्लो सर्कुलर है। ठीक है, ये समझ गया। और प्रोडक्टिविटी भी, इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी नापा जाता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इकोसिस्टम से ऊपर है बायोम। ठीक है। अब बायोम जो है वो क्या है? बायोम एक रीजनल यूनिट है। ठीक है, मतलब आपको उसका एक स्पेसिफिक क्लाइमेट बताना होगा, उसका एक वेजिटेशन बताना होगा, तो वो बायोम है। ठीक है। तो जैसे आप टेम्परेट अल्पाइन जोन, एक वैली ऑफ फ्लावर्स है, वहाँ टेम्परेट अल्पाइन जोन है। ठीक है। तो वो एक बायोम हुआ, एक रीजनल यूनिट कैरेक्टर है। ठीक है। इसके ऊपर है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर है कि सारा इकोसिस्टम का जो सम है, जो जोन है अर्थ का लाइफ का, दैट इज द बायोस्फीयर। ठीक है। ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी याद रखना है। ठीक है। इसके बाद है इकोलॉजिकल नीश। नीश क्या होता है? प्रोफेशन। अभी हम लोग पढ़ लिए हैं कि जो इकोसिस्टम है वो बायोस्फीयर का फंक्शनल यूनिट है। तो इकोलॉजिकल नीश क्या है? जैसे इकोलॉजिकल नीश जो है वो प्रोफेशन है। ठीक है, या कोई भी स्पीसीज क्या फंक्शनल रोल रखता है, दैट इज इट। ओके। सो टू स्पीसीज कैन शेयर ए हैबिtat बट दे कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम नीश फॉर लॉन्ग। ठीक है। क्यों सेम नीश नहीं हो सकता है? सेम नीश इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा। ठीक है। तो हैबिटाट शेयर कर सकता है स्पीसीज, सेम प्रोफेशन शेयर नहीं कर सकता है, ये भी चीज याद रखना है। ठीक है। प्रोफेशन हो गया आपका फंक्शनल रोल। हैबिटाट हो गया आपका एड्रेस, एनवायरनमेंट में आप कहाँ रह रहे हैं। ठीक है। होम रेंज जो होता है आपका टेरिटरी से बड़ा होता है, आपका हैबिटाट से बड़ा होता है होम रेंज। ठीक है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इकोलॉजी में है, क्योंकि हम लोग को उसी हिसाब से कंजर्वेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाना रहता है फॉर द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इसके बाद हम लोग को समझना है हैबिटाट और निश को। हैबिटाट हम लोग पहले ही समझ लिए कि हैबिटाट क्या है। हैबिटाट है आपका एड्रेस, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है।
तो हैबिटाट में क्या क्या होगा? क्या हैबिटाट में केवल बायोटिक फैक्टर होगा? नहीं, हैबिटाट में आपका एबायोटिक फैक्टर भी होगा, आपका बायोटिक फैक्टर भी होगा। तो मल्टीपल स्पीसीज रह सकता है एक हैबिटाट में? हाँ, मल्टीपल स्पीसीज एक हैबिटाट में रह सकता है। पहला चीज, हैबिटाट का स्केल क्या हो सकता है? हैबिटाट बहुत छोटा भी हो सकता है, हैबिटाट बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी बात हुआ है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट क्या है? कि वो फिजिकल स्पेस की बात कर रहा है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए स्पीसीज टू सर्वाइव, देयरफॉर वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दोज हैबिटाट। ठीक है। उसके बाद हम लोग को समझना है नीस के बारे में। नीस हम लोग समझ गए कि नी हैबिटाट हो गया आपका एड्रेस, नीश हो गया आपका प्रोफेशन, कि क्या फंक्शनल रोल है, क्या स्पीसीज का पोजीशन है इकोसिस्टम में, दैट इज इट्स नीस। ठीक है। कि कोई भी जो स्पीसीज है, हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटर्स, तो वो इकोलॉजिकल नीश हो गया। ठीक है। एक हो गया हैबिटाट निश। हैबिटाट निश क्या हो गया? जहाँ पे आप रहता है, आप जहाँ रहते हैं, दैट इज द फंक्शनल रोल, दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन सेकंड इज द फूड निश। फूड निश क्या है? आप क्या खाते हैं, किसके साथ compete कर रहे हैं। ठीक है, फूड निश। द थर्ड थिंग इज द रिप्रोडक्टिव निश, कि आप कहाँ और कैसे रिप्रोड्यूस होता है, व्हाट इज योर फंक्शनल रोल। तो आपका अलग अलग फंक्शनल रोल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ क्या आपका फिजिकल और केमिकल नीश है, ये भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग को एक लॉ समझ लेना, सिंपल गॉस लॉ। गॉस लॉ है आपका एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल। गॉस लॉ ये बोलना चाह रहा है कि दो स्पीसीज कभी लगातार सेम नीश नहीं रख सकते हैं लंबे समय के लिए। आइदर, क्योंकि लंबे समय में क्या होगा कि वे दो बोथ विल कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। अदर, कब तक? आइदर पहला वाला कोई है जो डिस्प्लेस कर जाएगा, या कोई दोनों लड़ उड़ के एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? जो नेचुरल सॉल्यूशन है आपका गॉस लॉ का, जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन का प्रिंसिपल है, जो रिसोर्स पार्टीशनिंग करेंगे। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है कि कोई स्पीसीज स्लाइटली इवोल्व हो जाएगा, कि वो स्लाइटली अपना नीश को चेंज कर लेगा। जैसे कि वॉबलर करके एक बर्ड्स है, एक ही ट्री में रहता है, उसका 5 डिफरेंट स्पीसीज है। कोई एक टॉप ब्रांच पे खा रहा है, कोई एक मिडिल ब्रांच पे खा रहा है, कोई बॉटम ब्रांच पे खा रहा है। ठीक है। तो नीस का ब्रेथ क्या है? नीस का भी ब्रेथ होता है कि किसी किसी का वाइड ब्रेथ है, जैसे क्रोज हो गया, रेड्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, मतलब उनका आपका फूड नीस देखिए, उनका आप हैबिटाट नीस देखिए, दे आर ब्रॉड। ठीक है। वो वेरियस इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं, वेरियस फूड्स खा सकते हैं। किन्हीं किन्हीं का, देर आर सम स्पेशलिस्ट स्पीसीज जिनका नीस नैरो होता है, जैसे जाइंट पांडा। पांडा केवल बैम्बू खाएगा। कोला जो है यूकेलिप्टस ही खाएगा। तो अगर यूकेलिप्टस खत्म हुआ तो कोला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, दिस आर द थिंग। तो स्पेशलिस्ट स्पीसीज वो होते हैं जिनको पहले इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा जाता है, क्योंकि वो अपना हैबिटाट चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ समझना है। ठीक है। तो हम लोग समझ गए हैबिटाट आपका फिजिकल एड्रेस है, नीस आपका फंक्शनल या प्रोफेशनल एड्रेस है। ठीक है। हैबिटाट मेनी स्पीसीज शेयर करता है, नीस केवल एक ही स्पीसीज एक पर्टिकुलर नीस को ऑक्यूपाई करेगा। हैबिटाट पर्टिकुलरली एबायोटिक, उसमें बायोटिक फैक्टर भी होता है। नीस में इंटरेक्शन पे बात होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। जी समझ गए। अब क्या क्या ट्रैप पूछा जा सकता है? नीस नहीं, गलत है। टू स्पीसीज कैन शेयर सेम नीस इफ रिसोर्सेज आर प्लेंटी, नहीं। ये अगर रिसोर्सेज प्लेंटी भी हो तो इवेंचुअली वो बोल रहा है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन थ्योरी, कि नीस डिफरेंशिएशन होगा या एक्सक्लूजन होगा, ये चीज याद रखना है। इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में, तो इन्वेसिव स्पीसीज क्या होते हैं? जैसे कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो ये क्या करता है? दे ऑफन स्टील द नीस ऑफ नेटिव स्पीसीज। ठीक है। मान लीजिए किसी न्यू नीस में आए, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो जो नेटिव नीस वालों को वो इन्वाइट करेंगे। ठीक है। एलियन स्पीसीज और इन्वेसिव स्पीसीज में ये अंतर है। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द फिजिकल इकोलॉजिकलनेस। ठीक है, या क्वेश्चन पे आया पीवाईक्यू भी। अब समझते हैं इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या है? इकोटोन आपका सोचिए एक तरह से जंक्शन है, दो इकोसिस्टम, दो डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है, दैट इज द इकोटोन। ठीक है। ये कोई साफ लाइन नहीं है, ये ग्रेजुअल टेंशन फील्ड और एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है। जैसे आप अगर मैंग्रोव को देखिएगा, जैसे आप मरीन इकोसिस्टम उठाइए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उठाइए, बीच में मैंग्रोव्स को देखिएगा। फ्रेश वाटर सिस्टम को देखिए, सॉल्ट वाटर सिस्टम को देखिए, बीच में आप ईश्वरी को देखिएगा। फॉरेस्ट को देखिए, डेजर्ट को देखिए, बीच में ग्रासलैंड होगा।
रिवर को देखिए, रिवर बैंक को देखिए, तो बीच में आपका मार्शलैंड होगा। तो ये सब जो एरिया है दे आर कोल्ड द इकोटोन, ठीक है। तो इकोटोन वो एरिया है जो दो या दो से अधिक इकोसिस्टम का कंडीशंस को रखता है, ठीक है। क्योंकि वो दोनों इकोसिस्टम को रखता है, तो दे आर द यूनिक टू द इकोटोन, ठीक है। तो दोनों इकोसिस्टम का भी रह सकता है और इकोटोन का स्पीसीज ज़्यादा होगा वहाँ पे, ये नुआंस पॉइंट है, ठीक है। और इकोटोन्स जो होता है ना वो क्लाइमेट चेंज से ये होता है, अगर सी लेवल राइज होगा तो आपका मैंग्रोव इकोटोन हटेगा, पीछे हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एज इफेक्ट देखने को मिलेगा। एज इफेक्ट क्या होता है कि क्यों इकोटोन में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है, क्योंकि वहाँ पे एज इफेक्ट दिखता है, वहाँ पे हम लोग को एज स्पीसीज दिखता है, ठीक है। कि ऑर्गेनिज्म दैट अकर प्राइमरली और मोस्ट एबंडेंटली इन दी ट्रांजिशन जोन, ठीक है। जैसे कॉमन मैना, ठीक है। कॉमन मैना जो हो गया वो एक एज स्पीसीज है, वो आपको ग्रासलैंड में दिखेगा, फॉरेस्ट में दिखेगा, दोनों जगह दिखेगा, ठीक है। इकोटोन का जरूरी क्यों है? तो इकोटोन आपका हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा। तो अगर हम लोग को आज को बनाने दिया जाए तो हम लोग किसको पकड़ेंगे? हम लोग वैसे स्पीसीज को पकड़ेंगे जिसका नीश स्पेशलिस्ट है, जिसका हैबिटाट ब्रॉड नहीं है, ऐसे स्पीसीज को पकड़ेंगे, उनको कंजर्व करेंगे। जिनका आप इकोटोन्स वाले एरिया में वहाँ पे कंजर्वेशन प्रायोरिटी रखेंगे, क्योंकि वो जो एरिया का अगर कंजर्वेशन रखेंगे तो क्योंकि वो दो से ज़्यादा इकोसिस्टम और उसका एक यूनिक भी है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, तो उसको प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वो प्रोटेक्टिव बफर भी है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। कि जो मैंग्रोव है आपका साइक्लोन से बचाएगा, सुनामी से बचाएगा। जो वेटलैंड है, ठीक है, जो वेटलैंड है वो पोल्यूटेंट को फिल्टर करेगा, ठीक है। जो इसलिए वेटलैंड को अर्थ का किडनी भी बोला जाता है, ठीक है। मेन वाटर बॉडी में पहुंचने से पहले उसको फिल्टर कर देगा, दैट इज द वर्क ऑफ वेटलैंड, ठीक है। और जो मैंग्रोव जो है वो साइक्लोन से बचाएगा मेनलैंड को, ये भी याद रखना है। और क्लाइमेट इंडिकेटर्स क्या है? क्योंकि इकोटोन जो है आपका जोन है टेंशन का, तो पहला स्ट्रेस का जो भी अगर इन्वायरमेंटल को सिग्नल देता है तो आपको इकोटोन से ही पता चल जाएगा। मतलब अगर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का बाउंड्री शिफ्ट हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट इंडिकेटर है। तो ये बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट है जो याद रखना है। क्यों इकोटोन को हम लोग कंजर्व करने की बात कर रहे हैं? जो आपका एज इफेक्ट वहाँ दिख रहा है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वो प्रोटेक्टिव बफर की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे आपका प्रोटेक्टिव बफर भी है। जैसे मैंग्रोव सपोर्ट कर रहा है, वेटलैंड सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। क्लाइमेट इंडिकेटर भी है। तो वेटलैंड एज अ किडनी हम लोग बोल सकते हैं कि मैंग्रोव्स आर मोर प्रोडक्टिव देन ओपन ओशियन, ठीक है। बिकॉज दे आर इकोटोन्स रिसीविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बोथ लैंड एंड सी, ठीक है। तो मैंग्रोव प्रोडक्टिविटी आपको समझना होगा, ठीक है। क्योंकि वो लैंड से भी ले रहा है, सी से भी ले रहा है, इसलिए मैंग्रोव ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ये चीज़ है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हम लोग समझ गए हैं कि वो एक लिंकिंग जोन है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का। तो एक ये जो कॉरिडोर है ना वो भी इकोटोन की तरह काम करता है, ठीक है, ये भी याद रखना। इकोटोन में ज़्यादा स्पीसीज होगा। इकोटोन इज ऑलवेज ए वेरी नेरो स्ट्रिप, नहीं ऐसे नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। एज इफेक्ट कैन ओनली रिफर्स टू प्लांट्स, नहीं, एनिमल, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक हो सकता है, ठीक है। अब समझना है हम लोग को इको टाइप, इको क्लाइन क्या होता है। इको टाइप है आपका एज स्पीसीज या एज इफेक्ट में, मतलब इको टाइप है कि जो, नहीं इको टाइप उसको नहीं बोलते हैं, एज इफेक्ट में तो हो गया कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है क्योंकि उसके अंदर दो या दो से अधिक इकोसिस्टम का फीचर्स है, ठीक है। तो इको टाइप बेसिकली क्या है कि वो पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज जो जेनेटिकली अडेप्ट कर लिया है फॉर द स्पेसिफिक सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। कि वो दिखने में, बिहेव करने में डिफरेंट हो सकता है, बट दे आर दी स्टिल द सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम है। वो इंटरब्रीड भी कर सकता है, इको टाइप इंटरब्रीड भी कर सकता है, बट वो केवल अडेप्ट कर गया है, ठीक है। क्यों? नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। जैसे लोकल वर्जन ऑफ द स्पीसीज डेवलप ट्रेड्स, ठीक है, कि स्पेसिफिक हैबिटाट में उसको कैसे, जैसे कोई प्लांट स्पीसीज ग्रोइंग एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन, ठीक है, और उसी का सेम स्पीसीज टॉप में जो उग रहा है कोल्ड में,
तो उसका टॉप वाला का हाइट छोटा होगा, लीफ थिक्स होगा, ठीक है। तो अगर उनका इफ यू स्वैप देयर सीड्स, ठीक है, तो वो जेनेटिक चेंज आप यूज कर सकते हैं कोई भी स्पीसीज में, ठीक है। अब एक एक टर्म है यहाँ पे इकैड या इकोफिन। तो इकैड या इकोफिन क्या होता है कि वो टेम्पररी चेंज है, वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल एनवायरनमेंट में जाइएगा तो इकोफिन वापस आ जाएगा, जबकि इको टाइप जो है वो आपका डीएनए लेवल पे चेंज है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इकोक्लाइन को। इकोक्लाइन क्या है? इकोक्लाइन जो है आपका ग्रेजुअल चेंज है, क्या चीज में? फिजिकल और केमिकल वेरिएबल अक्रॉस द डिस्टेंस, ठीक है। मतलब इकोक्लाइन आप अलग अलग टाइप का क्लाइन होता है, जैसे थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या है कि डेप्थ के साथ वाटर टेम्परेचर में चेंज को अगर हम लोग विटनेस करें या नोटिस करें तो हम लोग देखेंगे जैसे थर्मोक्लाइन। हेलोक्लाइन हुआ कि डेप्थ के साथ सेलिनिटी कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज द हेलोक्लाइन। और हाउ ऑक्सीजन लेवल्स और द वाटर केमिस्ट्री इज चेंजिंग, दैट इज द कीमोक्लाइन, ठीक है। तो इकोक्लाइन क्या है? इज द ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल और केमिकल। तो इकोक्लाइन इज लाइक अम्ब्रेला टर्म कि ग्रेजुअल चेंज हम लोग फिजिकल वेरिएबल्स को भी केमिकल वेरिएबल्स को भी ध्यान दे रहे हैं अक्रॉस द डिस्टेंस, ठीक है। जैसे इफ यू वॉक फ्रॉम ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू ड्राई सवाना, तो आप देखिएगा कि देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये आप नोटिस कीजिएगा, तो दैट इज एन इकोक्लाइन का आप नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ड्राई सवाना जा रहे हैं, ठीक है। तो इकोटोन क्या है? इकोटोन एक एरिया है जो जोन है, मतलब दो इकोसिस्टम का बीच वाला जंक्शन जोन है, वो इकोटोन है, ठीक है। इकोक्लाइन क्या है? इकोक्लाइन हो गया ग्रेजुअल चेंज, अगर हम लोग को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में दिखने को मिला कंटिन्यूअस चेंज, तो वो इकोक्लाइन है, ठीक है। और इको टाइप हो गया कि आप जेनेटिकली अडॉप्ट कर गए हैं फॉर ए लोकल स्पॉट, वो इको टाइप है, ठीक है। पूछता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो अ, जो मान लो जिस ऐसा स्पीसीज जिसका ज़्यादा इको टाइप होगा, देखो हम लोग क्या समझ रहे हैं, जिसका ज़्यादा इकोलॉजिकल नीश होगा, जो स्पीसीज इकोटोन में पाया जाएगा, जो जिसका ज़्यादा इको टाइप होगा, तो उनका लाइकली ज़्यादा चांस है अडेप्ट करने का, ठीक है, क्योंकि उनके पास पहले से ही जेनेटिक वेरिएशंस है, ठीक है। इसके बाद इंटरब्रीडिंग हो सकता है क्योंकि सेम स्पीसीज का है, ठीक है। ग्रेडियंट ट्रिप, दे माइट डिफाइन एज इकोटोन एज अ ग्रेजुअल चेंज इन केमिकल लेवल्स, नहीं, वो इकोक्लाइन है, ग्रेजुअल चेंज इकोक्लाइन है। इकोटोन हो गया आपका जोन इफेक्ट, ठीक है। ये चीज समझना है। वेट बल्ब टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके बाद हम लोग को समझना है फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। तो फंक्शनल पिलर क्या है किसी भी इकोसिस्टम का? कोई भी इकोसिस्टम प्रोडक्टिव होता है, सो देयर इज ए रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है, कि कितना देयर इज ए रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन किसी भी इकोसिस्टम में जाएंगे, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट, समझ रहे हैं ना, कि इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज दिखेगा। पहला चीज दिखेगा कि भाई वो जो इकोसिस्टम है दैट इज प्रोडक्टिव। क्यों प्रोडक्टिव बोल रहे हैं? सो देर पहला चीज है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी है आपका कि बायोमास प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना ग्रीन प्लांट है, कितना प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो दैट इज द प्रोडक्टिविटी। दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन, कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को आप इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में कैसे तोड़ रहे हैं। तो पहला है कि आपका इकोसिस्टम प्रोडक्टिव है, हम लोग कैसे समझेंगे? इकोसिस्टम मतलब फंक्शनल है कि वहाँ प्रोडक्शन हो रहा होगा, वहीं पर डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, देर इज ए काइंड ऑफ एनर्जी फ्लो भी हो रहा होगा, ठीक है, कि सन से एनर्जी टॉप प्रेडेटर्स पे जा रहा है, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग हो रहा है। तो आप यूनिलेटरल एनर्जी का मूवमेंट हो रहा होगा। एनर्जी का मूवमेंट सर्कुलर नहीं होता है, एनर्जी का मूवमेंट यूनिलेटरली होता है। न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट सर्कुलर होता है, ये चीज समझने वाला बात है, ठीक है। अ, तो ट्रॉपिक लेवल क्या है? देर इज ए T1। तो T1 जो ट्रॉपिक लेवल होता है, दे आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, ये चीज समझना है। ट्रॉपिक 1 में आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है, दे आर दी ऑटोट्रॉप्स, प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, दे आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग। T2 हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया आपका हर्बीवोर, ठीक है।
कैटल हो गया, ग्रासहोपर हो गया, जू प्लैंकटन हो गया, ये सब हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। तीसरा हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ आपका T3 पे है, ये चीज याद रखिएगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया आपका फ्रॉग्स, स्मॉल फिश। फिर हो गया टर्सरी कंज्यूमर जो टॉप कार्निवोर, तो T4 तक ही ट्रॉपिक लेवल होता है। एक लॉ को याद कर लेंगे, जैसे हम लोग उससे पहले गॉस लॉ पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग को पढ़े लिंडेमंस लॉ। लिंडेमन लॉ क्या बोल रहा है बेसिकली कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। बेसिक समझ गए? ट्रॉपिक लेवल हम लोग समझ चुके हैं कि जो 90% जो चीज़ है वो एज ए लॉस्ट हो जाता है एज ए हीट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के समय, ठीक है। इसलिए अगर आप किसी भी फूड चेन को उठा के देखिएगा, वो 4 से 5 लेवल तक ही है। अगर आप 5th लेवल पे जाइएगा या 6th लेवल पे जाइएगा तो उसके पास उतना एनर्जी बचता ही नहीं है कि वो नेक्स्ट एनर्जी वाले को सपोर्ट करे। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा, एक और कारण है कि क्यों वाई वी नीड टू कंजर्व समटाइम्स द टॉप प्रेडेटर्स, ठीक है। टॉप प्रेडेटर्स बिकॉज, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम होगा, ठीक है, और उनका टेरिटरी वास्ट होगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा पिरामिड है जो एनर्जी स्टार्व्ड है, तो जो ऊपर में जितना लोग होगा दे हैव द लेस एनर्जी, ठीक है, तो वहाँ स्पीसीज भी कम होगा, आपको वो समझना होगा, ठीक है। तो फूड चेन और फूड वेब में बेसिक अंतर क्या है? फूड चेन में हम लोग बेसिक बनेंगे जैसे लीनियर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है। फूड वेब क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, तो वो फूड वेब है, ठीक है। जो रियल इकोसिस्टम जो है वो फूड वेब चलता है, ठीक है। तो फूड वेब आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक स्पीसीज मर भी जाता है तो जो प्रीडेटर है वो किसी दूसरे स्पीसीज में स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट, फेल इन द पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज की किसी फूड वेब में एक लिंक को अगर आप तोड़ते हैं, कैसे वो सारा अलग अलग लिंक टूटता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वेब, ठीक है। फूड चेन्स को हमको समझना है कि देर इज ए ग्रेजिंग फूड चेन्स की, अ, जैसे कि इक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। ठीक है, तो दो टाइप का फूड चेन्स है, मतलब बेसिकली वो बोलना चाह रहा है कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है, तो हो गया ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपका ग्रेजिंग फूड चेन दिखेगा कि छोटा जो आपका फाइटोप्लैंक्टन है उसको फिश खाएगा, फिश को आगे खाएगा, ठीक है। देयर इज ए डेरिटस फूड चेन, तो डेरिटस फूड चेन है जो कि डेरिटस से स्टार्ट हो रहा है। ग्रेजिंग मतलब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा आपका जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रहा है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें आपका डेरिटस फूड चेन ही दिखेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग दोनों अलग है, दे आर कनेक्टेड एक्चुअली, ठीक है। एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, आ, हाँ ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल है, न्यूट्रिएंट साइक्लिक है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर वाला चीज समझना है कि एक ओशियन में कौन है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो जो साइनो बैक्टीरिया है, जो आपका डायटम्स है, ठीक है, ये आपको समझना है। जो कोपोड्स है, ठीक है, कोपोड्स को याद रखिए, कोपोड्स आपका कंज्यूमर है ना कि प्रोड्यूसर है। तो साइनो बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, डायटम्स का नाम याद रखिए, ठीक है। अब बायो मैग्निफिकेशन, बायो कंसेंट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये भी बेसिकली है कि जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल पे ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो टॉक्सिक केमिकल है वो भी बढ़ रहा है, ये भी याद रखिए। तो जो कौन सा स्पीसीज ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो टॉप प्रेडिटर है वो ज्यादा नीचे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बायो मैग्निफिकेशन वहां पे काम करेगा, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर समझ रहे हैं, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है? वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, याद रखना है। फोटो ऑटोट्रॉफ जो है सनलाइट को यूज करेगा, ग्रीन हो गया, ग्रीन प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये आपका फोटो ऑटोट्रॉफ हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ क्या हो गया कि जो केमिकल एनर्जी को यूज करेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक मैटर। केमिकल एनर्जी कैसा, कहाँ मिलेगा? आपका डीप सी में, हाइड्रोथर्मल वेंट में, जो बैक्टीरिया है जो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है, ठीक है। तो ये केमो ऑटोट्रॉफ है, ये भी समझना है, ठीक है। इक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कौन है? इक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर आपका फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। तो जो आपका डायटम्स हो गया, कोकोलिथोपोफोर्स हो गया, कोई अगर कोई बोल दे आपको एग्जाम में आ जाए कोकोलिथोपोफोर्स, तो ये भी फाइटोप्लैंक्टन ही है, डायटम्स भी फाइटोप्लैंक्टन ही है। बट आपका आ जाएगा कोको, कोको, कहाँ गया,
कोपोड्स, तो कोपोड्स नहीं, कोकोलिथोफोर्स, ठीक है। सीवीड, ठीक है, जो इज द ओनली प्रोड्यूसर ना, सीवीड भी प्रोड्यूसर है। असली में जो माइ फाइटोप्लैंक्टन है वो बल्क ऑफ द वर्क करता है। एल्गी भी आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। दो टर्म आएगा कि क्या प्राइमरी प्रोडक्टिव, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर कितना एनर्जी कैप्चर किया, टोटल एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर, दैट इज द ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पहला चीज। दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या है कि आप जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किए उसको रेस्पिरेशन से निकालने के बाद कितना आपके पास बचा, तो दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है असली वो चीज़ है जो कि आगे कंज्यूमर्स को जाएगा, ये समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, डेजर्ट के पास कम होगा, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद प्रोड्यूसर के बाद हम लोग हैं कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर कौन है भैया, तो कंज्यूमर है आपका जो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्रॉपिक वन में नहीं आ रहा है, दे आर दी दूसरा का फूड को कंज्यूम कर रहा है। तो द प्राइमरी कंज्यूमर एट दैट इज वन द T2, दे आर दी हर्बीवोरस, ठीक है, ठीक है, दे आर दी हर्बीवोरस। तो वो क्या खाता है, दे इट प्रोड्यूसर्स। तो आप देखिएगा ग्रासहोपर्स को देखिए, अगर आप फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी वाले सिस्टम में एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखना चाह रहे हैं तो डुगोंग को देखिए, यू विल सी जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में नहीं आ रहा, ठीक है। एलिफेंट को देखिए, एलिफेंट प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है भैया। सेकेंडरी कंज्यूमर है आपका प्राइमरी कार्निवोरस, ठीक है, जो कि हर्बीवोरस को खा रहा है, जो फ्रॉक्स हो गया, स्मॉल फिश हो गया, स्नैक्स हो गया, ये सब आपका कार्निवोरस हो गया, ठीक है, प्राइमरी कार्निवोरस। फिर आपका टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो आपका सेकेंडरी कार्निवोर है, ठीक है। जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, दे आर द टर्शियरी, देयर इज ए क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है। जो एपेक्स प्रेडेटर है टॉप ऑफ द चेन, ऑफन ह्यूमंस और ऑर्कास, ठीक है, जिनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, तो ऑर्कास आपका क्वार्टरनरी कंज्यूमर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। घड़ियाल भी आपका टर्शियरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। बेसिक आपको यही समझना है, ठीक है, कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो प्राइमरी कार्निवोर होगा, जो कि आपका हर्बीवोरस को खाएगा, ठीक है। इसके बाद है स्पेशलाइज्ड कंज्यूमर कैटेगरी। इसके बाद हम लोग को समझना है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर क्या है, जो कि अ, दोनों ही प्लांट या एनिमल को खा रहा है, तो दैट इज द ओमनीवोर्स। तो क्रोज हो गया, पिग्स हो गया, तो ये ओमनीवोर हो गया। देन देयर इज ए डेट्रिटिवोरस। तो डेट्रिटिवोरस को समझना बहुत जरूरी है। तो डेट्रिटस जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो ईट करता है, ठीक है, फिर वो इंजेस्ट करता है फूड को, ठीक है, ठीक है। देखिए डेट्रिटस और डिकम्पोजर में बेसिक एकदम गांठ बांध लीजिए कि जो डेट्रिटस है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, ठीक है। जो अर्थवॉर्म हो गया, मिलीपेड्स हो गया, वुड लाइस हो गया, ठीक है, ये डेरिटस है। डिकम्पोजर जो है आपका बेसिकली वो उसको खाता नहीं है, वो एक एंजाइम सेक्रेट करता है ताकि वो जो डिकेइंग मैटर है वो ब्रेक डाउन हो और वो उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो आपका बैक्टीरिया, फंगी, ये सब आपका डिकम्पोजर है, जबकि जो अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स, आपका वुड लाइस, ये डेट्रिटिवोरस है, ये चीज याद रखना है एकदम। फिल्टर फीडर्स, फिल्टर फीडर क्या है, पानी से जो खींच ले खाना, जैसे ऑयस्टर्स हो गया, ठीक है, उसको फिल्टर फीडर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग को समझना है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। तो डुगोंग पे आया हुआ है क्वेश्चन, तो डुगोंग आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, या आप बोलिए उसका जो प्राइमरी कंज्यूमर है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में, दैट इज दी डुगोंग। इसके बाद सी लायन, तो डुगोंग सी काव हो गया, सी लायन हो गया कार्निवोर, ठीक है, वो कार्निवोर है। एक टर्टल्स है, ठीक है, टर्टल कार्निवोरस भी होता है, ओमनिवोरस भी होता है, ठीक है, हर्बीवोरस भी होता है। ग्रीन सी टर्टल जो है आपका, वो आपका हर्बीवोर है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग को समझना है प्रोड्यूसर्स नीड्स हेल्प टू प्रोड्यूस। यूपीएससी आस्क हो जाओ तो बर्ड्स होता है, बीज होता है, विंड वाटर, ये सब आपका ये है। सारा फंगी डिकम्पोजर्स है। मोस्ट फंगीज आर डिकम्पोजर्स बट सम आर कल्टिवेटर्स, ठीक है। Like some fungi are like having symbiotic relationship, some are the cultivators, ठीक है। which of the following are primary producers in the food chain? तो साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स याद रखना है, ठीक है। तो जो जू प्लैंकटन हो गया या कोपोड्स हो गया वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है डेट्रिटिवोरस। डेट्रिटिवोरस हो गया आपका अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स, वुडलाइस, ठीक है। ये आपका डेट्रिटस है, ठीक है। जेलीफिश, सी हॉर्स, ये सब डेट्रिटिवोरस नहीं है, ठीक है। वाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स लिमिटेड, ठीक है। क्योंकि एनर्जी लिंडेमंस लो की वजह से, ठीक है। क्योंकि फोर्थ लेवल के बाद उतना एनर्जी बचता ही नहीं है कि मैसिव पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके ऑफ क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब को समझते हैं, ठीक है। एक फूड चेन है, लिनियर सीक्वेंस हम समझ गए, तो ग्रेजिंग फूड चेन समझ गए, डेट्रिटस फूड चेन समझ गए, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम का प्राइमरी है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। डेट्रिटस फूड चेन आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्राइमरी एनर्जी पाथवे है, ये भी हम लोग समझ गए थे, ठीक है। कि जो फोलन लीव्स आएगा वो अर्थवॉर्म्स या फंगी उसको ये करेगा, और स्मॉल इंसेक्ट आएगा फिर बर्ड उसको खाएगा, इस तरह से चलता है इन लोग का, ठीक है। फिर देयर इज अ फूड वेब। तो असली में फूड चेन काम नहीं करता, असली में फूड वेब काम करता है, कि जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन है कि एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल पे हो सकता है, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट। तो फूड वेब क्या बोलना चाह रहा है कि एक ही स्पीसीज है जो कि अलग अलग फूड चेन में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे होगा, ठीक है। उसकी वजह से एक फूड वेब बनता है। ये बहुत ही नुआंस पॉइंट है जो आपको लिखना होगा, ठीक है। मान लीजिए एक हॉक है, वो केवल स्नेक को खाता नहीं है, वो मान लीजिए स्नेक को खा रहा है। स्नेक विच इज you can say the secondary consumer in one food chain, so it becomes a primary या सेकंड वाला नंबर पे जो कंज्यूमर होगा फॉर अनदर फूड चेन ऑफ ए हॉक, ठीक है। जैसे क्रो है, क्रो आपका ग्रेन भी खाता है, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल 2 पे अगर है वहां पे, वो प्राइमरी कंज्यूमर भी बन सकता है। क्रो आपका इंसेक्ट भी खाता है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी बन सकता है, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो अगर जितना कॉम्प्लेक्स होगा फूड वेब, कोई स्पीसीज जितना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे होगा, दे आर द मोर स्टेबल, ठीक है। इफ वन स्पीसीज डिसअपियर, प्रेडेटर के पास अल्टरनेटिव हो, ये बेसिक है, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। एनर्जी enters as light and leaves as heat, ठीक है। इट नेवर फ्लोज बैक फ्रॉम ए कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, ठीक है। एनर्जी को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से समझिए, ठीक है। तो देर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, देर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन होता है कि एक ही स्पीसीज के अंदर ओवर द लाइफ टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है ऑफ द टॉक्सिन, दैट इज द बायो एक्यूमुलेशन, पहला चीज। बायो मैग्निफिकेशन क्या है कि uh, जो टॉक्सिन का कंसंट्रेशन है अबव द फूड चेन बढ़ते जा रहा है, दैट इज द बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। वल्चर्स का हम लोग कहानी सुने कि वो डाइक्लोफेनेक खाने से मर रहे हैं, क्लासिक एग्जांपल है बायो मैग्निफिकेशन का, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि वायरस डिकम्पोजर है कि नहीं है, वायरस डिकम्पोजर नहीं है, ठीक है। हम लोग उस इक्वेटिक इकोसिस्टम का समझ गए जो आपका डायटम्स है, फाइटोप्लैंक्टन है, जैसे कि डायटम्स हो गया या कोकोलिथोलेथ हो गया। उसके बाद क्रस्टेशियंस आएंगे, ठीक है, जो कि हर्बीवोरस होंगे, जैसे जू प्लैंकटन हो गया, सीका हो गया। उसके ऊपर आपका हेरिंग्स है, ठीक है, हेरिंग्स है जो उसके ऊपर है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बटरफ्लाई इम्पैक्ट क्या है कि अगर बटरफ्लाई गायब हो जाए किसी एरिया से तो फूड वेब आपका कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। पोलिनेशन खराब कर सकता है। बटरफ्लाइज कहीं T1 अफेक्ट होगा, T3 अफेक्ट होगा, आपको ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। तो फूड चेन फूड वेब समझ लिए हम लोग, ठीक है। तो फूड चेन लीनियर और सिंपल है,
फूड वेब इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो फूड चेन क्या कर रहा है, एनर्जी का फ्लो दिखा रहा है, ठीक है। फूड वेब क्या बता रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझ रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड को, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, किसी ग्रासलैंड में बहुत ज्यादा, एक अपराइट पिरामिड को देखिए, एक बार आप इन्वर्टेड पिरामिड को समझिए, एक स्पिंडल शेप्ड पिरामिड को समझिए, ठीक है। तो ग्रासलैंड में देखिए कि बहुत ग्रास होगा T1 पे, उसको कम सपोर्ट करने वाला कुछ ग्रास ऊपर होगा T2 पे, और बहुत कम हॉक होगा T3 पे, ठीक है। एक होता है इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। जैसे कि एक बहुत बड़ा ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा हर्बीवोरस है, ठीक है, इंसेक्ट्स T2, ठीक है। वो जो आगे आपका बहुत सारा पैरासाइट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज द T3, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड आपका ट्रॉपिक लेवल होता है, उस हिसाब से जो इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है, तो दे आर अपराइट ओनली, तो देयर इज द पिरामिड ऑफ नंबर। तो बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ बायोमास, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अगर हम लोग रिलेशनशिप निकाले ऑफ नंबर्स कि कितना इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो इफ यू टेक द अपराइट, इफ यू टेक द इन्वर्टेड, if there is a single large tree that can support thousands of herbivores, ठीक है, then spindle shaped एक single tree support many birds, but those birds are hunted by only few hawks, तो वो स्पिंडल शेप्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही आपका ट्री वाले इकोसिस्टम में हम लोग देखे हैं कि ग्रासलैंड में जहाँ आपका अपराइट पिरामिड बन रहा है, एक लार्ज ट्री हो गया, वहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है। एक सिंगल ट्री जो है वो आपका एक स्पिंडल शेप भी बना सकता है, ठीक है। आ, इसके बाद हम लोग समझे पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास हुआ कि ड्राई वेट, ड्राई वेट क्या हो रहा है कि कितना लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है हर एक लेवल पे, ठीक है। तो अपराइट होगा टेरेस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, कि जो ट्री का टोटल वेट है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जितना आप टाइगर का वेट को मिला लीजिएगा, ठीक है, पहला चीज़। एक्वेटिक वाले में आपका जो बायोमास का पिरामिड है वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है, कि जो आप सारा फाइटोप्लैंक्टन का वजन मिला भी दीजिएगा तो जू प्लैंक्टन या फिश जो उसको खा रहा है उसका वजन से कम होगा। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन इतना जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा कि वो लार्ज मास ऑफ कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर सकता है, डिस्पाइट कि उसका जो स्टैंडिंग क्रॉप है, एट ए सिंगल मोमेंट अगर आप उसका वेट निकालिएगा तो बहुत कम होगा, ठीक है। ये ये चीज़ है आपका। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका अपराइट होगा और आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड होगा। तीसरा है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितना एनर्जी है, ठीक है। तो 10% लो तो चल ही रहा था, लिंडेमंस लो, कि ऊपर ऊपर जाते जाते एनर्जी कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझना है। तो हाईली इफिशिएंट इक्विटिक इकोसिस्टम में है वेयर एनर्जी पिरामिड इज इन्वर्टेड, नहीं, एनर्जी पिरामिड हमेशा एक्सेप्शन ही नहीं है उसमें। तो आपका नंबर में कहीं दिख सकता है, एक आपका बायोमास में दिख सकता है, बट ये आपका एनर्जी वाले में कभी नहीं दिखेगा क्योंकि लिंडेमैन लॉ अप्लीकेबल है। जो डिकम्पोजर है या जो सेप्रोफाइट्स है, दे आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम इकोलॉजिकल पिरामिड इवन दो दे प्ले वाइटल रोल, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेप्रो decomposers and saprophytes are often excluded from ecological pyramid. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड, मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है ना, उसमें हम लोग इसको नहीं डालते हैं, डिकम्पोजर्स और सेप्रोफाइट्स को, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अगर ऑल ऑर्गेनिज्म का बात आ जाए तो बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या, कि हम लोग वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स पे देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स नहीं आता है। एक ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन सेम पिरामिड, ठीक है। मान लो कोई ह्यूमन है जो कि मैंगो खा रहा है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है, बट सेम ह्यूमन जब गोट खा रहा है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है।
इन्वर्टेड बायोमास क्या है? तो बायोमास वाले पिरामिड में हम लोग देखें इक्वेटिक इकोसिस्टम में आपका बायोमास का पिरामिड इन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका है? मैंग्रोव का, फिर ग्रासलैंड का, फिर लेक का, ओशियन का, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोडक्टिविटी निकला है ना, प्रोडक्टिविटी इसमें है, ये आपका बेसिकली आप बोलिए प्रोडक्टिविटी क्या है? कि जो नेट बायोमास आप प्रोड्यूस कर रहे हैं माइनस रेस्पिरेशन, जो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड का बेस होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा दिखेगा आपका इकोटोन्स वाले में, ठीक है। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है नैरो होते जा रहा है ऊपर पहुंचते पहुंचते, तो बहुत ही कम पॉपुलेशन को वो ये कर पाएगा, ठीक है। इसलिए टाइगर्स जो है सॉलिटरी रहते हैं, टेरिटोरियल रहते हैं, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो नंबर और बायोमास इन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी इन्वर्ट नहीं हो सकता, आपको समझना है, ठीक है। तो कहाँ इन्वर्ट हुआ है? जो आपका ट्री इकोसिस्टम है, जो पैरासाइटिक चेन है, वहां पे आपका ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई हर्बी ट्री है जिसमें बहुत हर्बीवोरस रह रहा है, उस हर्बीवोरस बहुत सारा पैरासाइट को सपोर्ट कर रहा है इन दैट केस, ठीक है। ये चीज याद रखना, पैरासाइटिक चेन जो है आपका, ये सब तो पढ़ लिए थे, ठीक है। अब एक हो गया। अब बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन से एक बार पढ़ लेते हैं, तो बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग पढ़े सबसे पहले, म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म होता है आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन दो स्पीसीज के बीच में, ठीक है, दोनों को फायदा हो, ठीक है, दैट इज द म्यूचुअलिज्म। तो सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म क्या होगा? कि जो फिजिकली कनेक्टेड है या जो प्रॉक्सिमिटी में रह रहे हैं, तो पहला है लीचेंस, ठीक है। लीचेंस जो है बेसिकली इट इज ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है फंगस के बीच में और एल्गी के बीच में, ठीक है। जैसे जो फंगस है आपका एल्गी को स्ट्रक्चर देता है, वाटर देता है, मिनरल देता है, ठीक है। और जो एल्गी है या जो साइनोबैक्टीरिया है वो फूड देता है लीचेंस को, ठीक है। तो लीचेंस हम लोग समझ गए। तो लीचेंस भी एक्चुअली एक एग्जांपल है आपका सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म का, ठीक है, कि एक फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन है लीचेन, ठीक है। दूसरा है आपका माइकोरिहेजे। तो जो माइकोरिजे है आपका क्या है? फंगी और हायर प्लांट्स का रूट का बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो फंगस क्या करेगा? आपका प्लांट को हेल्प करेगा कि वो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करे, वाटर को एब्जॉर्ब करे सॉइल से, जबकि प्लांट जो है उसको एनर्जी रिच शुगर देगा फंगस को, ठीक है। फंगस मदद कर रहा है उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, प्लांट उसको उसके बदले में शुगर या ग्लूकोज दे रहा है, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक लीचेन समझ लिए, एक आपका माइक्रोजिए समझ लिए, एक कोरल समझ लिए, कि एक कोरल पोलिप है और जूजेंथली एल्गी है। तो कोरल पोलिप और जूजेंथली एल्गी का सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। कि जो एल्गी है, ठीक है, एल्गी कहाँ रह रहा है? कोरल टिश्यूज के अंदर रह रहा है, ठीक है, कोरल टिश्यूज के अंदर एल्गी रह रहा है, ये चीज ध्यान देने वाला बात है। तो जो आपका कोरल पोलिप्स है उससे कलर आ रहा है, वो उसको फूड दे रहा है, जबकि कोरल उसको क्या दे रहा है? कोरल उसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे रहा है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा है नन सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, ठीक है। नन सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म क्या हुआ? कि नन सिम्बायोटिक, एक सिम्बायोटिक हुआ कि आसपास में ही रह रहा है, और देखो म्यूचुअलिज्म मतलब हुआ कि दोनों को फायदा हो रहा है। सिम्बायोटिक हुआ कि साथ साथ में रह रहा है, नॉन सिम्बायोटिक हुआ कि अलग अलग रह रहा है बट जब फायदा देने का समय आ जा रहा है, ठीक है, फ्री लिविंग। जैसे पोलिनेशन हो गया, ठीक है, जैसे कि जो बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, वो आया बर्ड से फूड से आपका नेक्टर या पोलन लिया और उसके बदले में प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में मदद किया, ठीक है। एक क्वेश्चन है जैसे फिग ट्री और वास्प का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी आपका नॉन सिम्बायोटिक की ये एक रिलेशनशिप है जो इवॉल्व हुआ है कि कैसे एक स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ वास्प है जो कि एक स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फिग को पोलिनेट कर पाएगा, ठीक है, ये चीज समझिए। तो फिग ट्री और वास्प का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। सीड डिस्पर्जल हो गया, कि बर्ड्स और मेमल्स जो है फ्रूट ईट करता है और उसको बहुत इधर उधर फैला देता है, ठीक है।
स्पेशलाइज्ड म्यूचुअलिज्म के बारे में समझिए। तो हम लोग सिम्बायोटिक समझ लिए, नॉन सिम्बायोटिक समझ लिए। सिम्बायोटिक और मीन सिम्बायोटिक तो हो गया आपका आपस में रहने का संबंध। जो राइजोबियम हो गया आपका, है कि आ, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेगुमिनस प्लांट का रूट नोड्यूल्स में रहता है। लेगुमिनस प्लांट क्या क्या है? पीज हो गया, बीन्स हो गया, ग्राम्स हो गया। दाल तो है ही, पीज और बीन्स भी है, इतना याद रखना है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को है वो प्लांट यूज कर सके उस हिसाब से उसको फिक्स कर देता है। ये चीज आप समझिए, ठीक है। तो अल्फा अल्फा या आपका चिकपी हो गया, जो क्लोवर हो गया, जो क्लो चिकपी हो गया, क्लोवर हो गया, ये सब आपको याद रखिए कि ये सब आपका ये है, ठीक है। तो क्या जरूरी है म्यूचुअलिज्म का? ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म बेसिकली को एक्सटिंक्शन का पैरामीटर के ऊपर काम करता है कि भैया, क्योंकि सिम्बायोटिक है ना, इफ यू लूज वन पार्टनर तो अदर पार्टनर गोज एक्सटिंक्ट, पहला चीज। दूसरा है, म्यूचुअलिज्म को अगर हम समझते हैं तो बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को समझने में मदद मिलता है, ठीक है। कि जैसे राइजोबियम को, माइक्रोजा को यूज करके तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। क्यों जरूरी है वो हर चीज के साथ समझते जाइए। जब हम म्यूचुअलिज्म पढ़ें तो हमको समझना होगा कि क्यों एक स्पीसीज का अलग स्पीसीज जरूरी है, ठीक है। तीसरा है आपका क्लाइमेट चेंज सेंसिटिविटी, कि जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है दे आर ऑफन फर्स्ट टू ब्रेक अंडर स्ट्रेस। ये चीज याद रखना है कि जैसे ही कोरल ब्लीचिंग होगा तो वो आपका म्यूचुअलिज्म को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज सेंसिटिविटी को दिखाता है। तो म्यूचुअलिज्म में रिलेशनशिप सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जबकि जो प्रोटो कोऑपरेशन है वो बेनिफिट दोनों को मिल रहा है, बट अलग से भी वो लोग सर्वाइव कर सकता है। जैसे एक प्लोवर बर्ड होता है जो कि क्रोकोडाइल का टीथ को साफ करता है, प्लोवर बर्ड, ठीक है। तो वो प्रोटो कोऑपरेशन है, नहीं भी करेगा तो बर्ड भी रहेगा, क्रोकोडाइल भी रहेगा। जो म्यूचुअलिज्म है वो बेसिकली सर्वाइवल के लिए एकदम नेसेसरी है, ठीक है। सिम्बायोसिस हो गया मतलब लिविंग टुगेदर, ठीक है। अ, तो सिम्बायोसिस आपका जरूरी नहीं है म्यूचुअलिज्म है, तो सिम्बायोसिस आपका कमेंसलिज्म भी हो सकता है, पैरासाइटिज्म में भी हो सकता है, ठीक है। बट यूपीएससी में वो आपका म्यूचुअलिज्म से ही सिम्बायोसिस को लोग जोड़ता है, ठीक है। बैट्स बर्ड्स भी पोलिनेटर्स हैं, जरूरी नहीं है केवल इंसेक्ट ही हो, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस में दिखा आपको? आपको कोरल्स में दिखा। तो स्नीडेरियंस जहाँ बोले, स्नीडेरियंस आपका कोरल्स है। जो आपका लीचेंस हो गया, माइक्रोरिजा हो गया, ये आपका फंगी है, ठीक है। जो प्रोटोजोआ में भी दिख रहा है भैया, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। कोरल्स में दिख रहा है, लीचेंस में दिख रहा है, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स में आपको समझना है, ठीक है, भी समझ गए। अब इसके बाद हमको समझना कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म हो गया प्लस एक एक म्यूचुअलिज्म में हो गया कि दोनों को फायदा, कमेंसलिज्म में हो गया कि एक को फायदा, दूसरा को कोई नुकसान नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला है एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स क्या है? जो एक प्लांट दूसरा प्लांट पे उग जाता है फॉर फिजिकल सपोर्ट, न्यूट्रिशन के लिए नहीं, सिर्फ सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइट्स, ठीक है। तो जो ऑर्किड है, जो मॉस है, उसको ज़्यादा सनलाइट मिलता है, लाइट मिलता है, ठीक है। जबकि जो होस्ट होता है दे आर अनअफेक्टेड बिकॉज एपीफाइट कुछ चुराता नहीं है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा है केटल इग्रेट और लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो इग्रेट जो होता है वो स्टॉकिंग बर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कैटल मूव करता है ना तो ग्रास से इंसेक्ट वगैरह निकलता है, तो जो इग्रेट होता है वो अभी हम लोग क्या प्लोवर बर्ड के बारे में पढ़े हैं, इग्रेट बर्ड के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो कैटल को कुछ फायदा नहीं हो रहा जबकि बर्ड को फायदा हो जा रहा है, ठीक है। फिर बार्निकल्स जो है वेल्स पे, तो बार्निकल जो है जो डीप वाटर जो न्यूट्रिएंट रिच है वहां पहुंच जाता है और प्रेडेटर से बचता है जो वेल्स पे, ठीक है। और इतना बड़ा है वेल्स की बार्निकल्स उसको कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। एक रिमोरा फिश और सार्क है, ठीक है। जो रिमोरा फिश है वो क्या करता है, सार्क्स या वेल के अंडर साइड में चलता है, ठीक है। एक तो उसको फ्री राइड मिल जाता है, और जो भी वो शार्क छोड़ता उड़ता है तो ये लोग फिर रेमोरा फिश खा लेता है। तो रेमोरा फिश आपका जो ये बर्ड है, एग्रेट बर्ड है, केटल एग्रेट हो गया, बर्नाकल्स हो गया, एपीफाइट्स हो गया, ठीक है।
तो इकोलॉजिकल थ्योरी में बोला जा रहा है कि जो प्योर कमेंसलिज्म है ना, कि वो रेयर है। कि मान लीजिए कोई एपीफाइट बहुत हैवी हो गया तो वो ब्रांच तोड़ देगा। अगर कोई रेमोरा फिश क्लीन सम पैरासाइट्स ऑफ द स्कार्क, तो वो म्यूचुअलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि रेमोरा फिश शार्क को कोई फायदा नहीं उठा रहा। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कि कमेंसल रिलेशनशिप जो है ये दिखाता है इंटरडिपेंडेंस को। ठीक है। कि एक होस्ट स्पीसीज को, जैसे कि कोई वेल हो गया, एक जाइंट बनियान ट्री हो गया, ये ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करता है बहुत सारा कमेंसल को, जो कि डिपेंड कर रहा है उसके सर्वाइवल पे। ठीक है। तो ये चीज आप बोलिए तो। कमेंसल और पैरासाइट में अंतर समझ लीजिए। पैरासाइट क्या कर रहा है ना, कि न्यूट्रिएंट को स्टील कर रहा है, पहला चीज। जैसे कास्कट्टा, अमरबेल हो गया। जो आपका ऑर्किड है वो कमेंसल है, कि उसको सिर्फ सीड चाहिए। ठीक है, ये चीज समझिए। कह रहे हैं कमेंसलिज्म और पैरासाइटिज्म में अंतर, और कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म में अंतर। कि कमेंसलिज्म में है कि एक को फायदा होगा, एक को नुकसान, कुछ नहीं होगा। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा, एक को कुछ नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई लार्ज ट्री है, छोटा प्लांट को सेट किया। ठीक है। या कोई केमिकल सिक्रेशन जिससे एक प्लांट दूसरे प्लांट को मारा, तो एक का तो नुकसान हो गया पर एक को कुछ नहीं हुआ। लियानास याद रखिए। ठीक है। तो लियानास जो है, वुडी वाइन्स, वो कमेंसल है जब यंग होता है, using trees for support but can become competitors for the light as they grow। तो लियाना में अलग है सीन है। ठीक है। एक चीज पूछ रहा है, इफ यू वॉक थ्रू द कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स टॉकिंग आउटसाइड द कॉमन मैना। ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन। तो जैसे कैटल इग्रेट्स है, ये जो कमेंसल है। कॉमन मैना जो है ये भी कमेंसल है। ठीक है, याद रखना है। मैंगो पे जो ऑर्किड्स लग रहा है वो कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। जो बैक्टीरिया मार रहा है पेनिसिलियम को, वो मेंसलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है। इसके बाद है प्रिडेशन। एक प्रिडेशन हुआ कि एक खाएगा, एक को फायदा होगा, एक तो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक कॉन्डुइट्स करके वर्ड है, लाइन आ गया। प्रिडेशन, ये एक फायदा होगा, एक नुकसान होगा। ठीक है। प्रिडेशन जो, जिसको फायदा होगा वो, उसका उसको एनर्जी मिल जाएगा, और जिसको नुकसान होगा वो अपना लाइफ। एक वर्ड है कॉन्डुइट। कॉन्डुइट का मतलब क्या होता है, कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर करने का जो माध्यम है वो प्रेडेटर है। ठीक है। मतलब कोई जो प्रे का पॉपुलेशन है उसको चेक में रखता है। ठीक है। स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, मतलब अगर टॉप प्रेडेटर को हटा दीजिएगा, स्टार फिश क्या आपका टॉप प्रेडेटर है। ठीक है। तो जो जो मुसल्स खाता है वो दूसरा आदमी को खत्म कर देगा। तो कॉन्डुइट हो गया कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है। इसके बाद है कैमोफ्लाज। तो क्रिप्टिक कलरेशन। ठीक है। तो प्रिडेशन से बचने के लिए लोग कैमोफ्लाज करता है, केमिकल डिफेंस है। ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाई बीटर है, क्योंकि बिकॉज उसका जो कैटरपिलर है वो पॉइजनस वीड्स खाता है ताकि वो बचे। सुंदर दिखता है तो आदमी सब उसको खा सकता है, तो इसलिए वो टेस्ट में बीटर लगता है, मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है। और दूसरा डेंजरस स्पीसीज की तरह ये करेगा, एक हार्मलेस फ्लाई जो वास्प की तरह दिखेगा। ठीक है। मिमिक्री भी करता है। तो कैमोफ्लाज हो गया, केमिकल डिफेंस हो गया, आपका मिमिक्री हो गया। ये हो गया मीन्स ये प्रेडेशन का एग्जांपल। दूसरा है पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म में क्या है, कि एक स्पीसीज जो है दूसरा होस्ट स्पीसीज के ऊपर रहेगा और न्यूट्रिएंट वहां से लेगा। ठीक है। तो ये चीजें, ये दोनों नेगेटिव है, पैरासाइटिज्म और अमेंसलिज्म। ठीक है। कि एक पैरासाइट मारता नहीं है होस्ट को। ठीक है। जो होस्ट, डेड होस्ट है, वो फूड सोर्स का डेड फूड सोर्स है, तो उसको जिंदा रखेगा। ठीक है। एक है एक्टो पैरासाइट। एक्टो हो गया आपका बाहर रहेगा, डॉग्स पे, टिक्स हो गया, लाइस हो गया ह्यूमंस पे, कसकट्टा अमरबल हो गया हेज प्लांट पे, तो ये एक्टो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट हो गया जो बॉडी के अंदर रहेगा, टेप वॉर्म्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स में प्लाज्मोडियम हो गया, वो आपका पैरासाइट हो गया। ठीक है। जैसे ब्रूड पैरासाइट क्या है, ये बिहेवियरल इंटरेक्शन है, कि जो कोयल बर्ड है, ठीक है, वो अपना अंडा दे देता है क्रो के एग में, क्रो के नेस्ट में। ठीक। तो क्रो हेज करता है एग का, थिंकिंग देयर इट्स ओन। तो जो कोयल को बेनिफिट हो जा रहा है और क्रो हार्म हो रहा है, बिकॉज इट्स ओन एग में बी पुस्ड आउट और नेग्लेक्टेड। ये चीज़ है। ये तो कोयल बर्ड, ये आपका इसका एग्जांपल है, क्या बोलते हैं, एमेंसलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है। तो एमेंसलिज्म बोल रहे हैं, पैरासाइटिज्म ब्रूड पैरासाइट बोल सकते हैं उसको। ठीक है। ब्रूड पैरासाइट हो गया आपका, इधर प्रिडेशन हो गया।
कंपटीशन हो गया, कंपटीशन में है कि दोनों को ही नुकसान है, बोथ स्पीसीज आर हार्म, ठीक है, क्योंकि विनर को भी अपना एनर्जी लगाना पड़ा, इंजरी सहना पड़ा, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का थ्योरी है कि दो स्पीसीज compete करेगा फॉर सेम रिसोर्सेज, सेम को एग्जिस्टेंस के लिए, तो एक को हटना ही होगा, तो कंपटीशन समझ गया। फिर एक है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म हो गया कि एक हार्म होगा और दूसरा अनअफेक्टेड होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑफन एक्सीडेंटल और बाय प्रोडक्ट ऑफ वन स्पीसीज एग्जिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या होता है ना कि कोई जो प्लांट है वो केमिकल सिक्रेट करता है अपना रूट से, ताकि आसपास का जो प्लांट का ग्रोथ रुके। जैसे कि एक ब्लैक वॉलनट ट्री जो है वो, ठीक है। एक हम लोग क्वेश्चन आया हुआ है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या है, जो कि बायोडाइवर्सिटी को कम करता है। तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इन्वेसिव स्पीसीज है, बट वो अमेंसल भी है, ठीक है। कि वो एक तो भाई दूसरा अपने अपने आप तो अनइफेक्टेड रह रहा है, बट सामने वाला को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एलिलोपैथी अमेंसलिज्म का एग्जांपल है। दूसरा है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस है कि एक ऑर्गेनिज्म एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरों को मार देगा, जैसे कि पेनिसिलियम, ठीक है। तो जो एंटीबायोटिक है उसमें फंगस होता है, तो पेनिसिलियम बैक्टीरिया थोड़ी ना, पेनिसिलियम फंगस है, जो कि पेनिसिलिन टॉक्सिन्स निकालता है जो कि बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। तो फंगस बैक्टीरियोफेज नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया हार्म हो रहा है जस्ट बाय द बाई प्रोडक्ट ऑफ द पेनिसिलिन, ये चीज़ याद रखना है, समझ रहे हो ना, एंटीबायोसिस हो रहा है वहाँ पे। तो एक थ्योरी है एंटीबायोसिस का, एक थ्योरी है एलिलोपैथी का, ठीक है। तो नेगेटिव में हम लोग समझ गए, प्रेडेशन में एक तो खा जाएगा, एक को तो पूरा नुकसान हो जाएगा। पैरासाइटिज्म में एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होगा। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा, तो अमेंसल इज द भाई ऑफ कमेंसल, ठीक है। पैरासाइट और पैरासाइटोइड में क्या अंतर है? पैरासाइट जिंदा रखेगा अपना होस्ट को, जबकि जो पैरासाइटोइड है, जो कि वास्प होता है, वो अपना होस्ट को इवेंचुअली मार देगा, ठीक है। अ, ठीक है। पैरासाइटोइड स्पीसीज लाइक फ्लाइज, वास्प्स, बीटल्स, ठीक है। अ, ये सब अपना इवेंचुअली किल कर देता है होस्ट को, ठीक है। मैनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। टाइप ऑफ होस्ट, तो होस्ट एक्सटिंक्शन हुआ तो पैरासाइट भी मर जाएगा, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लोइटेटिव और इंटरफेरेंस। तो कंपटीशन हमेशा फाइट नहीं होता है, कम से कम कभी कभी एक्सप्लोइटेटिव होगा। तो एक्सप्लोइटेटिव मतलब क्या, कि दूसरा का वन होस्ट दूसरा का फूड खा लिया जल्दी जल्दी, ठीक है। और दूसरा है इंटरफेरेंस, वन फिजिकली स्टॉप्स द अदर फ्रॉम ईटिंग, तो ठीक है, ये इंटरफेरेंस कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है। वल्चर्स एंड डाइक्लोफेनेक, ठीक है। अ, ये पोल्यूशन इशू है, ये टॉक्सिन इंटरेक्शन के बारे में, वेयर द प्रे जो है प्रेडेटर को हार्म कर रहा है ड्यू टू ह्यूमन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल, ठीक है। तो एक तरह से क्या बोलोगे, जो वल्चर और डाइक्लोफेनेक वाला जो सीन दिखेगा आपको, वो अ, एक तरह से खेला हो गया यहाँ पे कि ह्यूमन इंट्रोड्यूस केमिकल से कैसे आगे फिर बायोमैग्निफिकेशन से बायोअक्युमुलेशन से आपका जो इंटरेक्शंस गड़बड़ा रहा है, ठीक है। जैसे सिकार्डा और पॉन्ड स्केटर, ठीक है। जो पॉन्ड स्केटर्स होता है ड्राइविंग द नेगेटिव इंटरेक्शंस इन द एक्वेटिक फूड वेब, ठीक है। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी समझ रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर लेवल पे होता है, ठीक है। मतलब कि कितना रेट से सोलर एनर्जी कैप्चर हो रहा है, दैट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का बेस में भी वही होता है कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, किस रेट में आप सोलर एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है बाय द फोटोसिंथेसिस, पहला चीज़। दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ कि आपका जितना ग्रोस है माइनस रेस्पिरेशन में आप निकाल रहे हो, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है। तो वो एक्चुअल बायोमास है जो कि कंजम्पशन के लिए है बचा हुआ बाय हर्बीवोरस एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि नया ऑर्गेनिक मैटर, पहला ऑर्गेनिक मैटर तो प्राइमरी प्रोड्यूसर बनाएगा, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर्स बनाएगा, ठीक है। जैसे कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, जो आपका हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, वो आपका कंज्यूमर बनाएगा। इट डिपेंड्स ऑन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल फ्रॉम लेवल बिलो, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। तीसरा है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
सोलर रेडिएशन से, टेम्परेचर से, मॉइस्चर से, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी से, तो प्रोडक्टिविटी चेंज होता है। तो प्राइमरी सोर्स तो सोलर रेडिएशन ही है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत भी हो जाएगा। मॉइस्चर से, वाटर तो ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसका है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपका कोरल रीफ्स का है, ठीक है, स्टडीज, क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है और अबंडेंट सनलाइट है, ठीक है, इकोटोन से वो सब। उसके बाद है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, कोरल रीफ स्टडी सबसे ज़्यादा। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को याद रखना है, टेम्परेट फॉरेस्ट को याद रखना है, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट को याद रखना है, सवाना ग्रासलैंड को याद रखना है। उसके बाद लेक रिवर्स को याद रखना है। सबसे लोएस्ट प्रोडक्टिविटी है आपका डेजर्ट का, ठीक है, डेजर्ट का सबसे लोएस्ट प्रोडक्टिविटी है। उससे ऊपर है ओपन ओशियन चल रहा है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन हाई है बट पर यूनिट एरिया प्रोडक्टिविटी उससे कम है, तो प्रोडक्टिविटी का पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखना होगा, ठीक है, ये भी चीज़ आपको समझने वाला बात है। बहुत लोगों को लगता होगा कि ओशियन मोस्ट प्रोडक्टिव है। ओशियन लॉट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इट्स प्रोडक्टिविटी पर स्क्वायर मीटर बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है सिंक टू द बॉटम वेयर देयर इज नो लाइट, ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्टिविटी क्या है, एक रेट है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये चीज़ देखिए, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? आप बोलिए कि यहाँ का स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप टोटल बायोमा एक स्पेसिफिक टाइम में, अभी अगर हम यहाँ बोले कि इसका स्टैंडिंग क्रॉप रेट क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप मतलब कि कितना बायोमास अभी प्रेजेंट है एट स्पेसिफिक टाइम, वो स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसका हाई प्रोडक्टिविटी हो सकता है बट उसका स्टैंडिंग क्रॉप कम होगा, ये चीज़ एकदम बहुत ही नुआंस पॉइंट है, ये चीज़ याद रखिए। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सकता है, प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी रेट है कि कितना पर ओवरऑल ईयर में, पर ईयर पर स्क्वायर मीटर से कितना ग्राम निकल रहा है। तो इक्वेटिक इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी हाई हो सकता है पर उसका स्टैंडिंग क्रॉप कम है, ठीक है, क्योंकि वो फाइटोप्लैंक्टन जितना जल्दी उगता है उतना जल्दी खाया भी जाता है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी में चीज़ याद रखना है कि जब ओशियन वार्म हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है ना कि स्ट्रेटिफाइड होता है, हम लोग जानते हैं कि वाटर मास मिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब मिक्स नहीं होता है तो मान लीजिए अगर जैसे जैसे गर्म होगा ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स है जो आपका डीप सी में और नीचे चला जाते जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपका जो मेरीन प्रोडक्टिविटी है कम होगा, ठीक है। एक होता है कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो इंक्रीज CO2 है, ठीक है, वो एनर्जी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है प्लांट में बट उससे क्या होगा, बट दिस इज ऑफन ऑफसेट बाय हीट स्ट्रेस, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, ठीक है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। अ, इसके बाद हाई जो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम है मैंग्रोव्स, वो कार्बन सिंक की तरह काम करता है, ठीक है। तो जो अपना नेट जीरो गोल है 2070 का, उसके हिसाब से काम करना है। तो मैंग्रोव को याद रखना है, ग्रासलैंड को याद रखना है, लेक को याद रखना है, ओशियन को याद रखना है। तो सबसे पहला है कोरल रीफ। एक कोरल रीफ होता है। उसके बाद है इकोनॉमिक कोलैप्स। तो कोलैप्स कैसे होता है? कोलैप्स एक सिंगल इवेंट नहीं है, जबकि विसियस साइकिल अगर फॉलोइंग इंडिकेटर शो कर रहा है, ठीक है। अ, ये बात हो रहा है इकोसिस्टम कोलैप्स का। तो इकोसिस्टम कोलैप्स क्या है कि रैपिड, सब्सटेंशियल और इरिवर्सिबल लॉस है इकोसिस्टम का, स्ट्रक्चर का, फंक्शन का और डाइवर्सिटी का। तो वी कैन से देन इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम रेजिलिएंट है बट कब तक, किसी एक पॉइंट तक का, तो एक थ्रेशोल्ड होता है, तो ठीक है। टिपिंग पॉइंट क्या है, वही वो थ्रेशोल्ड है जिसमें उसके बाद कोई अगर एक्सटर्नल कंडीशन में कुछ चेंज आता है तो एक रैपिड और परमानेंट शिफ्ट आएगा इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड टिपिंग पॉइंट, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या होता है कि एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है, ठीक है। मतलब कि जो उसका आउटपुट होगा फिर वो नेट साइकिल को इंक्रीज करेगा, रीइंफोर्स करेगा। तो पॉजिटिव फीडबैक में मान लीजिए आर्कटिक में हीट से आइस मेल्ट हुआ, अब जो लेस आइस होगा कम सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगा, डार्क ओशियन ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और आइस मेल्ट होगा, तो इसको पॉजिटिव फीडबैक बोला, ठीक है। अगर एक कोलैप्स के बाद क्या होगा कि सिस्टम सिर्फ डिसअपियर नहीं होगा,
लेस प्रोडक्टिव स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अगर एक लस फॉरेस्ट है वो ड्राई सवाना बन सकता है, ठीक है। तो कोलैप्स क्यों हो रहा है, तो हिप्पो एक्रोनिम याद रखना है। पहला, हैबिटाट लॉस, कि मान लीजिए वेस्टर्न घाट में आप फॉरेस्ट काट दिए। दूसरा, वेटलैंड्स को आप अर्बन प्लॉट्स बना दिए, पहला चीज़ हैबिटाट लॉस। दूसरा है इन्वेसिव स्पीसीज आ गया, जैसे पोरोसोपिस जूलीफ्लोरा आ गया, वाटर हाइकनीथ आ गया, ठीक है, तो नेटिव नीस को खा गया। तीसरा है पॉपुलेशन की ओवर एक्सट्रैक्शन कर दिया रिसोर्सेज का। फिर पोल्यूशन हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया, डेड जोन्स बन गया, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ओवर फिशिंग किए, ओवर ग्राउंड वाटर पंपिंग किए, सी वाटर इंट्रूजन हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। तो आईयूसीएन क्या बोल रहा है, स्पीसीज के लिए तो रेड लिस्ट निकालता है, इकोसिस्टम के लिए भी निकालता है, ठीक है। क्या क्या कैटेगरी है, कोलैप्स कैटेगरी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी है, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, चार कैटेगरी में आता है। इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कोलैप्स और वल्नरेबल, ठीक है। जो सुंदरबन है, वेस्टर्न घाट है, ये मॉनिटर्ड हो रहा है क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज के प्रति वल्नरेबल है, ठीक है। आरएलसी में जैसे कोलैप्स हो गया, ठीक है, कि जो रिवर्स का जो डाइवर्जन हम लोग किए हैं लाइक आरएलसी में, जैसे वहाँ पे इरिगेशन के लिए, ठीक है, उससे क्या हुआ कि एक्वेटिक सिस्टम कोलैप्स हो गया। क्लाइमेटिक इससे क्या हुआ, लोकल क्लाइमेट, नेटिव फेस कोलैप्स हो गया, टॉक्सिक डस्ट स्टॉर्म बढ़ने लगा। तो आरएलसी का अच्छा केस स्टडी है, आप बता सकते हैं कैसे इकोसिस्टम कोलैप्स से दिक्कत आएगा। दूसरा है कोरल ब्लीचिंग। कोरल्स क्या है, दे आर कैनरीज इन द कोल माइंस, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जैसे अगर टेम्परेचर राइज होगा तो जो म्यूचुअलिज्म का हम लोग बात किए थे, जो सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म होता है कोरल और एल्गी का, ब्रेक हो जाता है। एल्गी क्योंकि कोरल के सेल के अंदर रहता है, ठीक है। तो जो रीफ है, ठीक है, जो 25% मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है, वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद है वेटलैंड। अगर वेटलैंड जो हम लोग जानते हैं कि पानी को फिल्टर करता है, ठीक है, अगर वो पोल्यूटेंट से ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए वेटलैंड से ड्रेन हो रहा है, ठीक है, तो वो उसका जो वाइज यूज पोटेंशियल है वो लॉस कर जाएगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में फ्लड आएगा और टॉक्सिक वाटर टेबल बढ़ेगा, ठीक है। मतलब बेसिक क्या कर रहा है वेटलैंड, वेटलैंड एक तो सबसे पहले आपका बाढ़ को रोक रहा है, दूसरा पोल्यूटेंट को फिल्टर कर रहा है। अगर आप वेटलैंड हटा दीजिएगा तो एक तो नीचे डाउन स्ट्रीम में बाढ़ आएगा, दूसरा जो टॉक्सिसिटी बढ़ेगा वाटर टेबल का, ठीक है। कोलैप्स और एक्सटिंक्शन में अंतर है, एक्सटिंक्शन स्पीसीज का होता है, कोलैप्स पूरा इकोसिस्टम का होता है, ठीक है। यू कैन हैव एन इकोसिस्टम कोलैप्स, इसके मतलब तब भी जब कोई आपका स्पीसीज इकोसिस्टम से गायब ना हो, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि कोलैप्स जो है सडन है, ठीक है। इन रियलिटी क्या है कि मेनी इकोसिस्टम इसको एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो क्रॉनिक कोलैप्स जो होता है वो स्लो है, ठीक है। तो रिस्टोरेशन हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर एक बार रिजीम शिफ्ट हो गया तो ओरिजिनल में जाना थोड़ा मुश्किल भी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का यहाँ पे बात आ जाता है। ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यही देखता है कि भैया आपका जो इकोसिस्टम है, आपका जो इन्वायरमेंट है, उसका कैरिंग कैपेसिटी कितना है, ठीक है। अब जो कैरिंग कैपेसिटी, तो हम लोग क्या बात करेंगे कि जो आप इकोनॉमिक गेन आज कर रहे हैं, जिससे वो जो इकोलॉजिकल डेब्ट बनेगा, क्या वो परमानेंट कोलैप्स की ओर ले जाएगा, ठीक है। टिपिंग पॉइंट को समझिए। टिपिंग पॉइंट क्या है, टिपिंग पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है। टिपिंग पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे कि टिपिंग पॉइंट वैसा पॉइंट है जिसके बाद से वापस आना मुश्किल है, ठीक है। तो एक क्लाइमेट का टिपिंग पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है। कि इको लोकल सिस्टम कैसे फेल हो जाएगा, उसका एक क्लाइमेट का टिपिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बट जो ग्लोबल टिपिंग पॉइंट है वो प्लानिटरी स्केल में है, ठीक है। कि एक बार टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो जाएगा तो जो चेंजेस है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इवन इफ वी स्टॉप ऑल द कार्बन इमिशन द नेक्स्ट डे, वो रुकने वाला नहीं है क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक से बात समझ लीजिए। तो कहाँ कहाँ है टिपिंग पॉइंट, ठीक है। तो पहला है क्रायोस्फेयर में आइस। तो कहाँ कहाँ है, ग्रीनलैंड का आइस सीट जो है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक का आइस सीट आपका टिपिंग पॉइंट है। अगर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक का आइस सीट पिघलता है तो ग्रीनलैंड से 7 मीटर सी लेवल बढ़ेगा, वेस्ट अंटार्कटिक से 3 मीटर सी लेवल बढ़ा देगा, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, अगर ग्रीनलैंड वाला आइस थिन होता है तो ठीक है, अब इससे फिर पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका जो सरफेस है अ, वो आप समझिए एक तरह का से जो वार्मर अल्टीट्यूड है वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर ग्रीनलैंड का आइस आइस शीट छोटा हो रहा है तो जो उसका सरफेस है वार्मर अल्टीट्यूड में पहुँच जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, मेल्ट और जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट में वैसे ही बात हो रहा है कि बहुत सारा जो इसका आइस है ना वो सी लेवल से नीचे है। तो अगर मान लीजिए पिघलना स्टार्ट किया और वार्म ओशन करंट आ गया वहाँ पे, जो हम लोग बेटिंग इफेक्ट पढ़े थे वो वाला, एक है परमाफ्रोस्ट थ्रो। परमाफ्रोस्ट थ्रो क्या है कि ये कार्बन बॉम्ब है, ठीक है। अगर परमाफ्रोस्ट निकलता है तो वो मीथेन को निकालेगा जो कि अल्टीमेटली प्लैनेट को वार्म कर देगा, ठीक है। बायोस्फीयर में आप समझिए, तो क्रायोस्फीयर समझ गए, दूसरा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में अमेजोन रेन फॉरेस्ट को समझिए कि वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट अपना रेन खुद करता है, ये चीज़ आपको समझना। अगर आप उसको डिफॉरेस्टेशन कीजिएगा तो इसका जो वार्मिंग है एक सर्टेन लिमिट में पहुंच जाएगा, जो उसका जो मॉइस्चर पंप होता है ना वो फेल हो जाएगा और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा और ड्राई सवाना में बन जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा है कोरल रीफ। 1.5 डिग्री सेल्सियस का अगर गर्मी हो गया और, ठीक है, तो 70 से 90% कोरल खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक होता है बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट क्या है, जो नर्दर्न फॉरेस्ट है ना वो शिफ्ट हो रहा है या ड्राई हो रहा है ड्यू टू फायर्स एंड पेस्ट, ठीक है। तो वो जो बोरियल फॉरेस्ट है वो कार्बन सिंक की तरह जो काम करता है, वो कार्बन सोर्स बन रहा है, ठीक है ना, जल रहा है, आग लग रहा है उसमें। उसके बाद हम लोग को समझना ओशियन और एटमॉस्फेयर में, तो एक क्रायोस्फेयर समझ लिए, क्रायोस्फेयर में तीन, बायोस आपका जो बायोस्फेयर में तीन, एटमॉस्फेयर में दो, कि अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एमोक है, ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम जो हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एमोक कोलैप्स कर जाता है तो इंडियन मानसून डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आर्कटिक सी आइस, ठीक है। तो आर्कटिक सी में अगर ख़त्म हो जाए ऊपर, क्योंकि वो तो आइस सीट है, ठीक है ना। तो बेसिकली वही है, अगर वो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हुआ तो फिर और जल्दी पिघलेगा और ग्रीनलैंड आइस और जो आपका वहाँ पे ये वाला है उस पे जाएगा, ठीक है। तो बात बोलने का है यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट है, ठीक है। जैसे अगर आर्कटिक आइस मेल्ट होगा तो ग्रीनलैंड को करेगा, ग्रीनलैंड का फ्रेश वाटर मेल्ट होगा तो एमोक को करेगा, स्लोअर एमोक होगा तो अमेजोन का रेन फॉरेस्ट जाएगा। समझ रहे कैसे सब एक दूसरे से कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए जब हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट बनाए, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ए मोर लिटिल हिट, ये अबाउट प्लानिटरी स्केल चेन में कि जो ह्यूमैनिटी कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो स्लो लीनियर चेंजेस नहीं, दे आर एब्रप्ट नॉन लीनियर, ठीक है। हिस्टेरिसिस क्या है, हिस्टेरिसिस फैंसी वर्ड है कि यू कैन नॉट गो बैक। इफ द आइस मेल्ट्स कूलिंग द अर्थ बैक टू द ओरिजिनल टेम्परेचर वॉन्ट इंस्टेंटली रिफॉर्म द आइस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। हिस्टेरिसिस हो गया कि आप तुरंत वापस नहीं जा सकते हैं। जो मेनी टिपिंग पॉइंट्स है दे इन्वॉल्व सिंक, जैसे कि अमेजोन हो गया, परमाफ्रोस्ट हो गया, ठीक है। तो आईपीसीसी सी लेवल राइज क्या है, योर क्वेश्चन अबाउट द प्रोडिक्टेड 1 मीटर सी लेवल राइज by 2100 is directly linked to the melting of the Greenland and Antarctic। तो 1 मीटर सी लेवल राइज होगा बाय ईयर 2100, ठीक है। एक वेट बल्ब टेम्परेचर आया है कि एक फिजियोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट है कि इसके बाद तो भैया आप ह्यूमन बॉडी अपने आप को ठंडा नहीं कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। इतना एक ये होता है। एमोक और मानसून हम लोग समझ गए कि, ठीक है। अब समझ लेते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। तो दो चीज़ है, एक प्राइमरी सक्सेशन है और एक सेकेंडरी सक्सेशन है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन क्या है, बेसिकली एक ऐसा जगह पे होता है जहाँ पे कुछ नहीं है अभी, ठीक है। देयर इज नो प्रीवियस लाइफ, अगर है भी तो दिस कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। प्रीवियस लाइफ नहीं है, देयर इज नो सोइल, ठीक है, बेयर रॉक है, लावा निकला है तो ठंडा हुआ लावा है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है, ठीक है, यही सब है। अब क्या होगा यहाँ पे, लाइफ का जो फॉर्मेशन है बहुत ही स्लो होगा क्योंकि सोइल बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, 1000 ऑफ ईयर्स लगेगा। तो यहाँ पे आएगा पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर स्पीसीज लिचेंस आएगा, जैसे लिचेंस हम लोग पढ़े थे ना, फंगी और तुम्हारा एल्गी का ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मोजेस आएगा।
ठीक है, वो एसिड सिक्रेट करेगा, रॉक को ब्रेक डाउन करेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज द सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? दे बिगिन इन एरिया वेयर जो नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज है, सो जो नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज है हैव बीन डिस्ट्रॉयड, बट जो सम सोइल है और जो सेडिमेंट है दे आर स्टिल प्रेजेंट। ठीक है। स्पीड क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन में जो स्पीड है दे आर फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो सोइल है पहले से बना हुआ है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज द पायोनियर स्पीसीज। ठीक है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सक्सेशन समझ लेना। सेकेंडरी सक्सेशन में है कि जो बायोटिक कम्युनिटी वो तो डिस्ट्रॉयड हुआ है, बट जो सोइल है या जो सेडिमेंट है वहाँ पे है। ठीक है, कि जो एबंडेंट फार्म लैंड हो गया, फॉरेस्ट कट डाउन हो गया, फ्लडेड लैंड्स हो गया, ये सब। ठीक है, सो उसका जो स्पीड है दे आर मच फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे फाउंडेशन पहले से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पायोनियर स्पीसीज क्या होगा? ग्रासेस होगा, वीड्स होगा, जो जल्दी उगता है। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप है? पहला है न्यूडेशन। न्यूडेशन होता है आपका एक बेयर एरिया बनेगा, वोल्केनिक एरप्शन हो गया, फायर हो गया, फ्लड हो गया, इनुडेशन हुआ। दूसरा स्टेप है इन्वेजन। कोई आएगा भैया वहाँ पे, सीड आया, स्पोर्स आया। ठीक है, माइग्रेशन हुआ। इकेसिस क्या होता है? द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पीसीज इन द न्यू एरिया, उसको इकेसिस बोलते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन क्या हो गया? द पॉपुलेशन इंक्रीज इन नंबर। तो इन्वेजन में क्या हुआ? तो एक न्यूडेशन हुआ, एक इन्वेजन हुआ। माइग्रेशन, इकेसिस, एग्रीगेशन। ठीक है, तीसरा है कंपटीशन एंड कोएक्शन। तो स्पीसीज स्पीसीज compete फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स। कंपटीशन और कोएक्शन। चौथा है आपका रिएक्शन। रिएक्शन हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, एग्जांपल जो डाइंग प्लांट्स है दे ऐड ह्यूमस टू द सोइल। ठीक है, विच अलाउ लार्जर प्लांट्स टू ग्रो। तो रिएक्शन हुआ। फिफ्थ वन इज द स्टेबलाइजेशन। जो फाइनल स्टेज है जहाँ पे कम्युनिटी एक इक्विलिब्रियम को रीच कर जाता है विथ लोकल क्लाइमेट, सो इट इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो पहला होगा न्यूडेशन। ठीक है, बेयर एरिया क्रिएट होगा, वहाँ पे इन्वेजन होगा, माइग्रेशन होगा, इकेसिस होगा, एग्रीगेशन होगा। देन द थर्ड थिंग इज द कंपटीशन होगा, कोएक्शन होगा। ठीक है, द फोर्थ वन इज रिएक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट, कि जो डाइंग प्लांट है विच अलाउज लार्जर प्लांट्स टू ग्रो। ठीक है, फिफ्थ वन इज द स्टेबलाइजेशन, कि फाइनल स्टेज वेयर द कम्युनिटी रीचेज एन इक्विलिब्रियम विथ लोकल क्लाइमेट। ठीक है, लोकल क्लाइमेट जब बन जाएगा ना तो आपका सक्सेशन कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं उसको। तो हाइड्राक और जिराक जानते हैं हम लोग। हाइड्राक आपका वेट एरिया से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो पॉन्ड्स लेक्स है। जिराक हो गया आपका प्राइमरी सक्सेशन का है। ठीक है, जो आपका बेयर रॉक्स, डेजर्ट्स, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वाटर से आपका मार्सी लैंड बनता है, मार्सी से मैजिक लैंड बनता है। ठीक है, प्रोग्रेशन के वाटर होगा, वाटर मार्स लैंड बनेगा, मार्स लैंड से मैजिक लैंड बनेगा। ठीक है, देखो अल्टीमेटली मैजिक में जाना ही होगा। वहाँ पे ड्राई लैंड जो होगा वो लीचिन उसको मैजिक लैंड बनाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मॉडरेटली जो मॉइस्ट होता है ना, तो हाइड्राक सक्सेशन में भी और ज़राक सक्सेशन में भी सेम ही होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए भैया। तो लीचन जो है आपका ज़राक सक्सेशन में प्राइमरी है। ठीक है, जो लीचिन जो है आपका ज़राक सक्सेशन में, ज़राक क्या होता है आपका ड्राई एरिया में स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं है, बेयर रॉक प्राइमरी सक्सेशन का है आपका हाइट आपको ज़राक। ठीक है, तो म्यूचुअलिस्टिक है एल्गी और फंगी। दे आर द एक्सलेंट इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कि अगर लीचेंस का लॉस हो रहा है ना। ठीक है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हुआ ना कि आप स्टेबल एक बन गया है। ठीक है, अगर इफ़ ए फायर और ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो वो फिर से साइकिल रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ सक्सेशन प्रोडक्टिविटी जो है, द रेट ऑफ ग्रोथ है वेरी हाई होता है, बट बायोडाइवर्सिटी कम होता है। क्लाइमेक्स स्टेज में बायोडाइवर्सिटी हाई होता है बट प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। ये चीज़ समझना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो एनर्जी होगा ना वो बायोमास को, एक्सिस्टिंग बायोमास को मेंटेन करने में चला जाएगा।
ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी हम लोग समझे हैं, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर ईयर पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो क्यों वाइट ट्रीज डोंट रिप्लेस ग्रासेस इन ग्रासलैंड। ठीक है। वाइट ट्रीज डोंट टेक ओवर इन मेनी ग्रासलैंड। जो सक्सेशन है इज स्टॉप्ड बाय फ्रीक्वेंट फायर्स एंड वाटर लिमिट्स। If these stoppers were removed, the succession would naturally move towards forest climax. ठीक है। कि ट्रीज क्यों नहीं टेक ओवर कर ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रासलैंड में जो सक्सेशन है इज अरेस्टेड बाय फ्रीक्वेंट फायर्स एंड वाटर लिमिट्स। ठीक है। इफ दिस स्टॉपर्स आर रिमूव्ड, सक्सेशन वुड नेचुरली मूव टुवर्ड्स ए फॉरेस्ट क्लाइमैक्स। ठीक है। लिचेंस ऑन सर्फ which organisms survive on surface without soil. Li- lichen Lichens and mosses are the correct answer because they are the pioneer species for the primary succession. ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? सक्सेशन वाइटल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, बट कोई रीजन को अगर हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं, वी पुश एन इकोसिस्टम बैक टू एन अर्लियर सीरियल स्टेज। ठीक है। सो कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगा। ठीक है। अब सीरियल स्टेज क्या होता है कि जो इंटायर सीक्वेंस है कम्युनिटी का दैट सक्सेसिवली चेंज इन गिवन एरिया कॉल्ड सीर। ठीक है। तो जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी होता है ना उसको सीरियल स्टेज बोलते हैं, सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है वो सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल है। ठीक है। जो साल फॉरेस्ट क्लियर किया माइनिंग के लिए एंड नाउ स्लोली रिकवरिंग अस सेकेंडरी फॉरेस्ट। बेसिक क्वेश्चन यही है कि ट्रीज क्यों नहीं रिप्लेस कर ले रहा है ग्रासलैंड में। मतलब बेसिक हो रहा है कि ये जो सक्सेशन है ना वो फॉरेस्ट फायर से वाटर लिमिट से अरेस्ट हो जाता है। बट ये स्टॉपर अगर बंद हो जाए तो सक्सेशन फॉरेस्ट क्लाइमेक्स में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक बात है। लीचेंस जो सोइल के विदाउट सरफेस में होता है। ठीक है। ये चीज है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? अंडरस्टैंडिंग सक्सेशन इज वाइटल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इफ वी ओवर एक्सप्लॉइट ए रीजन, वी पुश द इकोसिस्टम बैक टू अर्लियर सेरल स्टेज। ठीक है। ड्यूरिंग द कैरिंग कैपेसिटी। तो बायोजियो केमिकल साइकिल के बारे में समझते हैं। तो जो बायोजियो केमिकल साइकिल है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो जो हो गया आपका रॉक एयर वाटर, केमिकल हो गया कि जो एक्चुअल एलिमेंट जो साइकिल्ड हो रहा है, तो दिस इज अ बायो जियो केमिकल साइकिल। तो दो टाइप का साइकिल है, एक है आपका गैसियस साइकिल, एक है आपका सेडिमेंट्री साइकिल। बेसिक बेसिक याद रखना है। ठीक है। गैसियस साइकिल वो साइकिल है जिसका रिजर्वोयर जो है एटमॉस्फेयर है या हाइड्रोस्फेयर है, बेसिक। सेडिमेंट्री साइकिल वो है जिसका रिजर्वोयर जो है आपका अर्थ का क्रस्ट है। ठीक है। वाटर साइकिल है इज ए परफेक्ट गैसियस साइकिल। ठीक है। वाटर साइकिल आपका गैसियस साइकिल है जो कि सोलर एनर्जी से चल रहा है। ठीक है। कि वाटर का एक्सचेंज कैसे हो रहा है एटमॉस्फेयर लैंड ओशियन से, दैट इज दी वाटर साइकिल। तो क्या क्या हो रहा है प्रोसेस? एक है इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है। वाटर बॉडीज से हो रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, ट्रांसपिरेशन से पानी ऊपर जा रहा है। दिस इज लाइक ए बायोलॉजिकल पंप दैट मूविंग द वाटर फ्रॉम द सोइल टू द एयर। ओके। नाउ द सेकंड इज द सब्लिमेशन, कि जो आइस है जो स्नो है दैट टर्न्स डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर विदाउट मेल्टिंग। ठीक है। कि हिमालयाज में हो रहा है सब्लिमेशन। तीसरा है कंडेंसेशन, कि जो वेपर है वो क्लाउड बन जा रहा है। तीसरा। फिर बोलना प्रेसिपिटेशन होगा, रेन स्नो हेल, ये है। उसके बाद वाटर सोकिंग इनटू सॉइल टू रिचार्ज एक्विफर्स, जो ग्राउंड वाटर एक्विफर्स है वो रिचार्ज करेगा तो इनफिल्ट्रेशन से परकोलेशन से। ठीक है। So there is a runoff, water flowing over the surface into the rivers and oceans। ठीक है। वाटर फ्लोइंग ओवर द सरफेस इनटू रिवर्स एंड ओशियंस, तो ये आपका रन ऑफ है। इवेपोट्रांसपिरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन होगा। ठीक है। एंड परकोलेशन होगा, वाटर सोकिंग इनटू सॉइल टू रिचार्ज एक्विफर्स। ठीक है। रन ऑफ हो गया वाटर फ्लोइंग ओवर द सरफेस इनटू द ओशियंस, इनटू द रिवर्स एंड ओशियंस। ठीक है। ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है? ओशियन में है। दूसरा आप समझिए, सबसे ज़्यादा पानी है ग्लेशियर्स में है, ठीक है। 97% पानी तो ओशियन में है। 2% पानी आपका आइस केप और ग्लेशियर्स में है। 0.68% फिर आपका ग्राउंड वाटर में है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक में है फिर पानी 0.009%, ठीक है। उससे कम पानी आपका एटमॉस्फेयर में है। सबसे कम पानी आपका रिवर्स में है, ठीक है। रिवर का पानी कम है, रिवर से ज़्यादा पानी है थोड़ा सा आपका एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर के बाद लेक में बहुत पानी है, फ्रेश वाटर लेक सब है, ठीक है। फिर ग्राउंड वाटर में पानी है, फिर आइस केप ग्लेशियर में पानी है, फिर ओशियन में पानी है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर जो है लार्जेस्ट रिजर्वोयर है फ्रेश वाटर का, ठीक है। फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा रिजर्वोयर है आपका। पीवाईक्यू एम्फेसाइज करता है ग्राउंड वाटर पे एंड सी वाटर इंट्रूजन विद द वाटर साइकिल इनफिल्ट्रेशन रन ऑफ। तो अर्बनाइजेशन जो है इनफिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करता है कि वाटर जो है आपका, जैसे जियो केमिकल बायो जियो केमिकल साइकिल जियो पार्ट में नहीं जाएगा, जिससे अर्बन फ्लड होगा, वाटर टेबल डिक्लाइन होगा। सी वाटर इंट्रूजन क्या होता है? जो कोस्टल एरिया होता है जहाँ हम लोग बहुत सारा पंप वाटर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो फ्रेश वाटर होगा अंडरग्राउंड रिजर्व से ख़त्म हो जाएगा और जो एम्प्टी स्पेस है वो सी में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका फ्रेश वाटर है ना वो सेलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी वाटर इंट्रूजन हो गया। तो वाटर साइकिल परफेक्ट है। द वाटर साइकिल इज परफेक्ट बिकॉज वाटर इज नॉट परमानेंटली लॉस्ट। तो उसका क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी चेंज हो रहा है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। वेजिटेशन रोल क्या है? फॉरेस्ट डज नॉट जस्ट कंज्यूम वाटर, दे रिटर्न इट विया ट्रांसपिरेशन, ये भी याद रखना है। अगर हम लोग न्यूडेशन करते हैं, ठीक है, तो जो लोकल रेनफॉल पैटर्न है वो खत्म होगा, बिकॉज दे आर द बायोलॉजिकल पंप ब्रोक हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा पानी, ठीक है, इट मीन्स स्पीडिंग अप ऑफ द साइकिल, मतलब ज़्यादा इंटेंस रेन होगा और ज़्यादा ड्राउट होगा, ये आप समझिए कि साइकिल्स में ही हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को आप देखिए लाया है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जैसे आप अगर जल शक्ति अभियान देखिएगा कि इन्फिल्ट्रेशन पार्ट जो रुक रहा है वाटर साइकिल हार्वेस्टिंग का, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है। सरप्लस बेसिन से डेफिसिट में हम लोग जा रहा है। वी आर ह्यूमनली अल्टरिंग दी जो रन ऑफ स्टेज है वाटर का, ठीक है। तो रन ऑफ स्टेज ऑफ वाटर साइकिल को हम लोग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, दूसरा चीज़। तीसरा है एक्वीफर एज प्रॉपर्टी। तो वाइल्ड एनिमल्स आर प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस लॉज ऑन ग्राउंड वाटर। वाइल्ड एनिमल्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राउंड गवर्नमेंट वर्सेस लॉज ऑन द ग्राउंड वाटर। कि इंडिया में जो है जो ग्राउंड वाटर राइट्स है, ठीक है, दे आर यूजुअली अटैच्ड टू लैंड ओनरशिप, ठीक है, विच कॉम्प्लिकेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द साइकिल, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में क्या समझना है, दो चीज़ है। वाटर साइकिल जो है मूवमेंट ऑफ वाटर है, कार्बन साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी और हीट है, ठीक है। कार्बन साइकिल भी गैसियस साइकिल है। तो शॉर्ट टर्म साइकिल और लॉन्ग टर्म साइकिल में अंतर समझना है, ठीक है। तो जो फास्ट साइकिल है, ठीक है, ठीक है, ये डेज से ईयर्स में जाता है। कार्बन इन, तो कार्बन इन कहाँ से आ रहा है, मतलब जहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जो ये बायोलॉजिकल साइकिल है। जो रेस्पिरेशन से आपका कार्बन आउट हो रहा है, ठीक है, एक एक तो रेस्पिरेशन से हो रहा है। डिकम्पोजर्स जो है वो डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है। फिर कंबर्शन से कर रहा है। फॉरेस्ट फायर्स जो है बायोमास को बर्न कर रहा है, दूसरा पहला चीज़। दूसरा है स्लो साइकिल। स्लो साइकिल हो गया कि दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। पहला है वेदरिंग, ठीक है, कि जो रेन वाटर है कार्बन को ओशियन में वेदर करके ले जा रहा है, दिस इज द वेदरिंग, ठीक है। जो मराइन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सेडिमेंटेशन कर रहा है, ठीक है, यूज कार्बन्स टू मेक सेल्स। जब वो मर रहा है तो दे फॉर्म लाइमस्टोन, ठीक है। तो कार्बन से ही एक वेदरिंग हो गया आपका कि रेन वाटर जो है रॉक्स को डिसॉल्व कर रहा है, पानी से ले जा रहा है, ठीक है, स्लो साइकिल हो गया। तो ये जियोलॉजिकल साइकिल है। तो हम लोग बायोलॉजिकल साइकिल समझ लिए। बायोलॉजिकल साइकिल में कैसे कंबसन, डिकम्पोजिशन, आपका रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, वेदरिंग हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। सेडिमेंटेशन में हो गया कि जो मरीन ऑर्गेनिज्म कार्बन को यूज़ करके सेल बना रहा है, और जब वो डाई कर रहा है तो लाइमस्टोन बन रहा है, ठीक है। आ, तो सीमेंट बनाने के लिए हम लोग लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इट रिवर्सेस मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ कार्बन स्टोरेज को हम लोग बस मिनट में निकाल दे रहे हैं, ठीक है। हाई प्रेशर हीट में जो डेड प्लांट एनिमल है वो कोल ऑयल गैस में चेंज हो जा रहा है, फोसिलाइजेशन हो रहा है। वोल्केनिज्म क्या है, जो जियोलॉजिकल कार्बन है अंदर वो फिर
एटमॉस्फेयर में डाल रहा है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। अब ये तो कार्बन का सोर्स हो गया। तो बायोलॉजिकल में हम लोग समझ लिए कार्बन इन कहाँ से हो रहा है, कार्बन सोर्स समझ लिए। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कार्बन सिंक कहाँ हो रहा है। ओशियन में सबसे बड़ा लार्जेस्ट है कि फाइटोप्लैंक्टन उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, डीप सी में ले जा रहा है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा है लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर में अगर आप देखिएगा तो लाइमस्टोन के रूप में, फोसिल फ्यूल्स के रूप में लिथोस्फेयर में है। तो टोटल अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ है, डिसॉल्व स्टेज में ओशियंस में है। लार्जेस्ट स्टेज में जो टोटल के कंपैरिजन में देखा जाए तो लिथोस्फेयर में ही है, ठीक है। तीसरा है आपका टेरेस्ट्रियल बायोस्फेयर, ठीक है, जो फॉरेस्ट हो गया, सोइल ऑर्गेनिक मैटर हो गया, टेरेस्ट्रियल बायोस्फेयर हो गया तीसरा। चौथा हो गया आपका एटमॉस्फेयर में भी सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इवन स्मॉल चेंजेस आर लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो सिंक कहाँ कहाँ है, ओशियन में है सबसे ज़्यादा। ओशियन में इन डिजोल्व स्टेज, टोटल में समझा जाए तो रॉक्स में है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका टेरेस्ट्रियल बायोस्फेयर, ठीक है, मॉडरेट है वहाँ पे। और चौथा हो गया आपका एटमॉस्फेयर। अब अलग अलग टाइप का कार्बन होता है। एक है ब्लू कार्बन। एक ब्लू कार्बन हो गया कि जो कार्बन जो कि ओशियनिक और कोस्टल इकोसिस्टम जिसको कैप्चर कर रहा है, दैट इज ब्लू कार्बन, ठीक है। जैसे मैंग्रोव हो गया, सी ग्रास हो गया, सॉल्ट मार्सेस हो गया, ठीक है। टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट से ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्टर करता है, दैट इज द ब्लू कार्बन, ठीक है। दूसरा है कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है, जहाँ एयर में ज़्यादा CO2 है वो प्लांट ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि CO2 जो है, बिकॉज CO2 इज ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जब प्लांट ज़्यादा जल्दी फास्ट होता है तो जो फूड में जो प्रोटीन्स न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है ना वो घटता है, इसे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन के बारे में समझिए कि दे परफॉर्म फाइटो फोटोसिंथेसिस देन डाई एंड सिंक टू द बॉटम ऑफ द ओशन। मतलब क्या किया कि वो कार्बन को एब्जॉर्ब किया और फिर नीचे चला गया, ठीक है। अगर हम फाइटोप्लैंक्टन को जाएंगे तो ये कार्बन सिंक फेल हो जाएगा, ठीक है, फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा। इफ द क्वेश्चन आज की लार्जेस्ट एक्टिव गैसियस सिंक क्या है, तो वो ओशियन है, ठीक है। टोटल रिजर्वोयर कहाँ है, तो लिथोस्फेयर में है, ठीक है। वोल्केनो कार्बन रिलीज करेगा बट जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा CO2 करता है जितना, तो वोल्केनो से ज़्यादा निकलता है आपका ह्यूमन एक्टिविटी से, इसे याद रखना है, ठीक है। तो इन ओशियन में CO2 फिजिकली डिजोल्व होगा विदाउट द हेल्प ऑफ प्लांट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि क्या केवल फाइटोप्लैंक्टन की मदद से CO2 डिजोल्व होगा, फिजिकली भी होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। कि ये क्या है कि स्लो साइकिल जो हम लोग पढ़े ना कार्बन का एक स्लो साइकिल है, एक फास्ट साइकिल है। जैसे आप देखिए कार्बन का जो ये हम लोग पढ़े हैं स्लो साइकिल वाला, जैसे वेदरिंग हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, फॉसिलाइजेशन हो रहा है, वोल्केनिज्म हो रहा है, ठीक है। ये स्लो साइकिल को मिमिक करने का प्रयास है कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन स्टोरेज में, ठीक है। कि इंडस्ट्रियल CO2 को कैप्चर करेंगे, एबंडेंट कोल माइंस, सलाइन एक्वीफर्स में डाल देंगे, ठीक है। देयर इज ए सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एक मॉनेटरी वैल्यू है दैट कैन बी कॉज्ड बाय द कार्बन वी रिलीज, ठीक है। तो सोशल कॉस्ट क्या है कार्बन का वो निकालना होगा, ठीक है। तो लाइम स्टोन इज कन्वर्टेड इंटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन, ठीक है। This is the chemical release of CO2 that contributes to greater than 5% of global emission figure, ठीक है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल को समझिए। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है किंग ऑफ साइकिल्स है, ठीक है। कैसे समझते हैं, क्योंकि केमिकली कॉम्प्लेक्स है, बायोलॉजिकली इंटेंस है और इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ समझना है, ठीक है। और कैसे स्टार्ट हो रहा है आपका वो समझते हैं। पहला है 5 स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में। पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग चेंज कर रहे हैं एमोनिया में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर रहे हैं एमोनिया में। कैसे होता है, जैसे कोई राइजोबियम बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है, रूट नोड्यूल्स में रहता है, लेग्यूम्स का, ठीक है। और कोई राइजोबियम आपका हुआ
नोड्यूल्स में रहता है, और एक है फ्री लिविंग आपका जैसे एजेटोबैक्टर होता है, ठीक है। तो कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? लाइटनिंग से, कि जो लाइटनिंग जो है वो क्या करता है N2 का बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और वो पानी में आ जाता है, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्री में ये आपका हैबर बॉस प्रोसेस से होता है, कि जो हम लोग अमोनिया बनाते हैं N2 से NH3 में, उस हिसाब से, ठीक है। ये हो गया पहला चीज। दूसरा है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन को हिसाब लगे 2 स्टेज ऑक्सीडेशन है, ठीक है। कैसे? जो बैक्टीरिया होगा वो एमोनिया को आपको नाइट्रेट्स में चेंज करेगा, ठीक है, NO3 माइनस, ठीक है। तो प्लांट को नाइट्रेट्स चाहिए, NO3 माइनस चाहिए, ठीक है। तो एमोनिया नाइट्राइट में चेंज होगा, NO2 माइनस। ये होगा नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया से, ठीक है। नाइट्राइट आपका नाइट्रेट में चेंज होगा थ्रू नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया से, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन क्या चीज़ से हो रहा है? तो नाइट्रिफिकेशन आपका 2 स्टेज ऑक्सीडेशन है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, एक आपका है पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक है आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन होता है आपका एमोनिया आपका नाइट्राइट में चेंज हो जाता है, कि जैसे नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया है, ठीक है। एमोनिया आपका नाइट्राइट में चेंज हो गया NO2 माइनस में, NH3 NO2 माइनस में चेंज हो गया, NO2 माइनस NO3 माइनस में चेंज हो गया जो है नाइट्राइट में। तो नाइट्राइट आपका नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया से, और आपका नाइट्राइट चेंज हो गया थ्रू नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया से। तो नाइट्रोजोमोनास को याद रखिए, नाइट्रोबैक्टर को याद रखिए, ठीक है। हाँ, स्टेप 3 है एसिमिलेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। कि जो प्लांट है वो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा टू मेक प्रोटीन एंड DNA, इसे याद रखना है, ठीक है। तो अब आदमी लोग को मिलेगा थ्रू ईटिंग द प्लांट, सिमुलेशन हो गया। चौथा है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन क्या है, कि जब प्लांट और एनिमल डाई करेगा, जो स्पेशलाइज बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को फिर से एमोनिया में चेंज कर देगा, ठीक है। जो हम लोग को शरीर में नाइट्रोजन है उसको, वो एमोनिफिकेशन से चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है डीनिट्रिफिकेशन। डीनिट्रिफिकेशन है कि जो नाइट्रेट्स है वो फिर से N2 में चेंज हो जा रहा है। तो इसमें आपका सूडोमोनास, थियोबैसिलस, तो 4 बैक्टीरिया हम लोग पढ़े। आपका एक है नाइट्रोजोमोनास, एक है नाइट्रोबैक्टर, एक है आपके यहाँ सूडोमोनास और थियोबैसिलस, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन में होगा कि वहाँ पे डीनिट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। जो नाइट्रेट्स है उसको वापस नाइट्रोजन में चेंज कर देना है, तो आपका ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुआ। तो आपका बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन किए। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ, नाइट्रोजन पानी के अंदर एमोनिया बन के चला गया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया पहला। दूसरा हो गया आपका नाइट्रिफिकेशन हो गया। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो गया कि जो एमोनिया है आपका नाइट्रेट्स बन गया, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका एसिमिलेशन हो गया कि प्लांट के अंदर खा लिया उसको, ठीक है। एसिमिलेशन हो गया। चौथा है आपका एमोनिफिकेशन हो गया, ठीक है ना, कि जब प्लांट और एनिमल मरा तो जो स्पेशलाइज्ड फंगी है जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को फिर से एमोनिया में चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ कुछ पूछ सकता है, बैक्टीरिया कौन कौन सा है जो कि ये बैक्टीरियल पार्टनरशिप, नॉट ऑल प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जिसमें बैक्टीरियल पार्टनरशिप है वो करता है, जैसे कि अल्फा अल्फा हो गया, चिकपी हो गया, क्लोवर हो गया, ग्राउंड नट भी करता है, सोयाबीन करता है, गुआर करता है। तो गुआर, सोयाबीन, ग्राउंड नट, क्लोवर, चिकपी सब करता है। जैसे स्पाइनेच हो गया, अमरनाथ हो गया, वीट हो गया, ये सब नहीं करता है, ठीक है। दे आर कंज्यूमर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ज़्यादा नाइट्रोजन किस में लगेगा, वीट में लगेगा, स्पाइनेच में लगेगा, ठीक है। नाइट्रोजन हार्मलेस है जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड हार्मफुल है, ठीक है। ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर इम्बेलेंस हो गया है, NPK का रेशियो गड़बड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि मान लो बहुत ज़्यादा नाइट्रेट आ गया है सॉइल में, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो वो अब आपका नाइट्रेट क्या है आपका NO3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस ही है ना। हाँ,
वो चल जाएगा तो एक ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइग्लोबिनेमिया, ठीक है। तो इसके बाद यूट्रोफिकेशन है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या है, जब नाइट्रोजन रन ऑफ जो होता है पोन्स में, उसे एल्गल ब्लूम्स होगा, सारा ऑक्सीजन खा लेगा और फिश को किल करेगा यूट्रोफिकेशन में, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, प्लांट मेनली एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन एज अमोनिया, नहीं, प्लांट एज ए नाइट्रेट लेता है, ठीक है। नाइट्रोजोमोनास को सूडोमोनास से अंतर है, नहीं, नाइट्रोजोमोनास यूजेबल ऑक्सीजन और यूजेबल नाइट्रोजन को बिल्ड करता है, जबकि जो सूडोमोनास है वो डिस्ट्रॉय करता है, डीनिट्रिफिकेशन करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एज ए लिमिटिंग फैक्टर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। प्लांट ग्रोथ इज केयर्ड बाय हाउ मच नाइट्रोजन इज अवेलेबल, नाइट्रोजन एज ए लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, जैसे CO2 लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन भी अगर ज़्यादा होगा तो प्लांट ग्रोथ बढ़ेगा, बट उसका ये खत्म होगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पे क्वेश्चन है, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मीथेन रिड्यूस करता है, बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। क्यों? बिकॉज अल्टरनेट वेटिंग एंड डाइंग सीजन जो होगा, इट प्रिवेंट्स द परमानेंट एनारोबिक स्टेट दैट लीड्स टू मैसिव डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। लिचेंस को समझिए, लिचेंस केवल एयर पोल्यूशन इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। वो लिचेंस बहुत सारा साइनोबैक्टीरिया भी कंटेन करता है दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो पायनियर रोल है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, ठीक है। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन क्या है, प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन विया इरिगेशन, जैसे लीचिंग ना हो नाइट्रोजन इफ्यूज, तो फर्टिगेशन हो गया, ठीक है। इरिगेशन के समय ही प्रिसाइज एप्लीकेशन यूज करें नाइट्रोजन का, ये एक चीज़ है, ठीक है। तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सीजन करोगे तो ज़्यादा डिनेट्रिफिकेशन होगा, ठीक है। इसके बाद समझो फॉस्फोरस साइकिल को। फॉस्फोरस साइकिल डिफरेंट है कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल से, क्योंकि फॉस्फोरस साइकिल एक सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है। दिस मीन्स इट इज ए प्राइमरी रिजर्वोयर नॉट द एयर बट द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो प्राइमरी रिजर्वोयर कहाँ है, एयर में नहीं है, जबकि अर्थ क्रस्ट में है, ठीक है। फॉस्फोरस कहाँ है, कि फॉस्फोरस साइकिल में कोई एटमॉस्फेरिक गैसियस फेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस डज नॉट फ्लोट एज अ गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो फॉस्फोरस एटमॉस्फेरिक गैस नहीं है, सबसे पहला चीज़ तो ये समझना है, ठीक है। तो जो फॉस्फोरस साइकिल का मूवमेंट है वो लैंड से वाटर के बीच में हो रहा है, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग होगा, रेन से वेदरिंग हुआ, फॉस्फेट रॉक्स टूटेगा, फॉस्फेट किसमें, एपेटाइट जैसे फॉस्फेट रॉक्स है, फॉस्फोरस को फॉस्फेट आयंस में तोड़ेगा, सोइल्स में जाएगा, वाटर में जाएगा, ठीक है। प्लांट जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस लेगा सॉइल से, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद एनिमल्स गेट फॉस्फोरस बाय ईटिंग प्लांट्स, तो फॉस्फोरस जरूरी है आपका डीएनए, आरएनए, एटीपी, बोन्स, टीथ के लिए फॉस्फोरस, ठीक है। उसके बाद जब आदमी मरेगा या जो भी मरेगा, उसका जो वेस्ट से ऑर्गेनिक फॉस्फोरस फिर से सॉइल में जाएगा, ठीक है। कुछ फॉस्फोरस डायरेक्ट ओशियन में चला जाएगा, जहाँ ओशियन फ्लोर पे एज सेडिमेंट रहेगा, ठीक है। और ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स जो यही सेडिमेंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी से फिर आपका रॉक बनेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, तो फॉस्फेट साइकिल फिर से स्टार्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो गैसियस साइकिल का जो मेन रिजर्वोयर है आपका एटमॉस्फेयर होगा या हाइड्रोस्फेयर होगा, ठीक है, जो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। सेडिमेंट्री साइकिल का आपका लिथोस्फेयर होगा। गैसियस साइकिल थोड़ा फास्ट होता है, सेडिमेंट्री साइकिल स्लो होता है। गैसियस साइकिल में गैस का एक फेज होगा, इसमें कोई गैस फेज नहीं है, ठीक है। सॉलिड ही आपका टूट के जाएगा, ये होगा जो होगा, फिर सेडिमेंटेशन से गैस फेज है ही नहीं सेडिमेंट्री साइकिल में, इसे याद रखना है, ठीक है। विंड से ग्लोबली स्प्रेड होगा, ये लोकली आपका वाटर और ग्रेविटी से सेडिमेंट्री साइकिल चलता है, फॉस्फोरस या सल्फर दोनों आप समझिए, ठीक है। तो फॉस्फोरस भी लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, कि द ग्रोथ ऑफ एल्गी इन अ पॉन्ड इज लिमिटेड बाय हाउ लिटिल फॉस्फोरस इज अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद यूट्रोफिकेशन, कि आपका मान लीजिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, लाइक फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है, डिटर्जेंट्स है, लेक में फॉस्फोरस डालें तो ये लिमिट रिमूव हो गया, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबली यूज़ हो रहा है, तो ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा, ठीक है। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है रॉक फॉस्फेट का, ठीक है।
नेचुरल साइकिल स्लो है, तो हम लोग को सस्टेनेबली माइन करना चाहिए, ये बात हो रहा है, ठीक है। तो फोस्फोरस इज फिक्स्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, नहीं, नाइट्रोजन फिक्स होता है, ठीक है। नाइट्रोजन एंड कार्बन ब्रॉट डाउन बाय गैस, फास्फोरस रेन से ही आएगा, ठीक है। जो नाइट्रोजन और कार्बन है रेन से आएगा बाय डिसॉल्व्ड गैसेस, ठीक है। फास्फोरस जो है फिजिकल इरोजन से आता है। हाँ, माइक्रोब फास्फोरस, तो जो फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, दे टर्न लॉक्ड सॉइल फास्फोरस इनटू ए फॉर्म प्लांट्स कैन एक्चुअली ड्रिंक, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एयर से फास्फोरस फिक्स नहीं करता, बट एक फॉस्फोरेट सोल्यूबाइजिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स, तो फास्फोरस साइकिल में होगा, ठीक है। वन ऑफ द पीवाईक्यू मेंशन रॉक फॉस्फेट इन फर्टिगेशन, ठीक है। तो इनसोल्यूबल जो रॉक फॉस्फेट है वो फर्टिगेशन में यूज नहीं होगा, ये आपका केवल सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर ही यूज होगा, ठीक है। तो वेटलैंड आर वाइटल फॉर फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। Wetlands are vital for phosphorus cycle because they trap sediments and prevent excess phosphorus from reaching water bodies, thus preventing eutrophication, ठीक है। बात किया जाए सल्फर साइकिल का, तो सल्फर साइकिल एक हाइब्रिड साइकिल है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री भी है, थोड़ा सा गैसियस भी है। तो फॉस्फेट आपका जैसे पूरा सेडिमेंट्री था, ठीक है, तो इसे गैसियस में जैसे SO2 हो गया, H2S हो गया, ठीक है। ये मेकिंग इट मूव थ्रू एटमॉस्फेयर मच मोर देन दी फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। तो सल्फर क्या है, सल्फर मूव्स थ्रू द लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ठीक है। तो सल्फेट बेसिकली रिलीज कहाँ से हो रहा है, जो पायराइट रॉक है, जैसे पायराइट रॉक है, जिप्सम रॉक है, इससे सल्फर निकल रहा है, ठीक है, थ्रू वेदरिंग, ठीक है। अ, और सॉइल में इंटर कर रहा है एंड वाटर में एज ए सल्फेट, इंटर्स द सॉइल एंड वाटर एज सल्फेट, ठीक है, चीज याद रखना है। तो पहला हुआ वेदरिंग माइनिंग, दूसरा है एब्जॉर्प्शन, कि प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सल्फेट को एब्जॉर्ब करेगा और एमिनो एसिड में चेंज करेगा, ठीक है। सल्फर एमिनो एसिड में चेंज होगा, प्रोटीन्स में चेंज होगा, जैसे मिथियोनिन हो गया, सिस्टेनिन हो गया, ठीक है। एब्जॉर्ब हुआ, फिर कंज्यूम होगा, कि एनिमल सल्फर को सल्फर मिलेगा बाय ईटिंग प्लांट्स। चौथा है डिकम्पोजिशन, कि जब ऑर्गेनिज्म मरेगा तो जो कुछ बैक्टीरिया होता है जैसे कि डिसल्फोविब्रियो, ऑर्गेनिक सल्फर को फिर हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फेट्स में चेंज कर देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फेट में चेंज कर देगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एंट्री भी है, वोल्केनिक इरप्शन से SO2 H2S निकलता है, ठीक है। तो बर्निंग फोसिल फ्यूल को करोगे, या आपका स्मेल्टिंग मेटल ओर से अगर कॉपर को लीड को अगर जलाओगे तो बहुत से SO2 निकलता है, ठीक है, इसे याद रखना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक पंजेंट गैस है जो कि कोल कंबशन से निकलता है, एसिड रेन का मेन खिलाड़ी यही है, ठीक है। तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन अगर होगा ना तो हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, स्वैम्प से सीवर से हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, ठीक है। एक होता है सल्फेट एरोसोल, जो टीनी पार्टिकल होता है ना एटमॉस्फेयर में, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए अगर आप बोला जाए कि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो ठंडा कर देता है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन हम लोग करते हैं कि सल्फर को, जियो इंजीनियरिंग है टू ग्लोबल, ठीक है। द डिस्ट्रक्टिव साइड क्या है, तो SO2 जो NOx जो है रिएक्ट विथ वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन इन द एयर, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इट लीचेस आउट वाइटल लीचेस आउट वाइटल न्यूट्रिएंट्स लाइक, क्या होता है ना सोइल में जब आपका एसिड रेन होगा तो कैल्शियम पोटेशियम जैसा उसको लीच कर देगा, और जो टॉक्सिक एल्यूमिनियम है वो निकल जाता है, ठीक है। तो स्टोन लेप्रोसी होता है, कि जो मार्बल है CO3 का, उसमें टू फॉर्म जिप्सम, ठीक है, वो एक्चुअली में फ्लेक ऑफ होता है, ताजमहल येलोइस हो रहा है, दैट इज द एसिड रेन, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि सल्फर इज प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल लाइक फॉस्फोरस, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, सल्फर आपका आधा आधा है, सेडिमेंट्री भी है और गैसियस भी है, ठीक है। SO2 का सोर्स क्या है, तो जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स है, फर्नेस ऑयल है, सल्फर पोल्यूशन के कारण है, तो याद रखना है, ठीक है, PYQ में भी।
लीचेंस जो है एक्सट्रीमली सेंसिटिव है SO2 से। अगर कोई एरिया से लीचेन गायब हो रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे सल्फर पोल्यूशन है। ठीक है, तो एसिड रेन पे क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। फर्नेस ऑयल क्या होता है? ऑयल रिफाइनरीज जो इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहा है, और सल्फर इमिशन होता है इससे। ठीक है, कॉपर स्मेल्टिंग से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, हेवी मेटल्स को लीच करता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ठीक है, अब सल्फेट एरोसोल वो स्ट्रेटोस्फेयर में यूज़ होता है। ठीक है, ग्लोबल वन स्ट्रेटोस्फेयर में यूज़ होता है, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैसियस में है, फॉस्फोरस सेडिमेंट्री साइकिल है, ये हाइब्रिड साइकिल है। नाइट्रोजन यहाँ प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स रॉक है, यहाँ रॉक और वोल्केनो है। ठीक है, नाइट्रोजन्स में आपका फर्टिलाइजर्स में है, फॉस्फोरस आपका डिटर्जेंट्स, माइनिंग, फॉसिल फ्यूल्स से निकलता है। ठीक है, डिटर्जेंट से भी फॉस्फोरस निकल रहा है, इसी जाती है डिटर्जेंट में अच्छा खासा सोर्स है फॉस्फोरस का। ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल है, बाप रे खत्म नहीं हो रहा। इसके बाद ऑक्सीजन साइकिल के बारे में समझते हैं। तो ऑक्सीजन साइकिल बेसिकली जैसे कार्बन साइकिल एनर्जी स्टोरेज का बात है, ऑक्सीजन साइकिल एनर्जी रिलीज का बात है। ठीक है, इट इज ए गैसियस साइकिल दैट इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड हेवली इंटरलिंक्ड विद कार्बन एंड वाटर साइकिल के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन इज बोथ बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइफ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सोर्स क्या क्या है? ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 टेक करेगा, O2 रिलीज करेगा, पहला। दूसरा है ओशियन जो है आपका मरीन फाइटोप्लैंक्टन है, जो लंग्स है वर्ल्ड का, दैट प्रोड्यूस 50% टू 80% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन, आपका फोटोसिंथेसिस से निकल रहा है, पहला चीज़। दूसरा है फोटोलाइसिस। क्या होता है फोटोलाइसिस? क्या होता है कि जहाँ हाई एनर्जी जो UV रेज आएगा वो वाटर वेपर को ब्रेक डाउन करेगा इन अपर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो फोटोलाइसिस है, एक फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, दूसरा है सिंक। कहाँ से हो रहा है? रेस्पिरेशन में तो यूज़ कर ही रहे हैं हम लोग, माइक्रोब्स भी डिकम्पोजिशन में यूज़ कर रहा है, कंबशन में यूज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन में यूज़ हो रहा है। ठीक है, मिनरल्स एंड ऑक्साइड्स बन रहा है। ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन जो है हाईली रिएक्टिव है, अपर एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, मोलिकुलर ऑक्सीजन जिसको हम लोग ब्रीथ करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन रहता है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में UV जो है O2 को O2 में ब्रेक कर रहा है, O2 के समय O3 बन रहा है। इस प्रोसेस में UV रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये जो O2 से O3 ओजोन साइकिल है ना, ओजोन बनता है, ओजोन ऑक्सीजन साइकिल, तो इसमें ही UV रेज एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है? आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कितना अमाउंट ऑक्सीजन को चाहिए रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर। वाटर में देखो BOD क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि कितना ऑक्सीजन का ज़रूरत है दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिक वेस्ट को वाटर में ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो अगर हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो लो डिजोल्व ऑक्सीजन है, ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, अगर वार्म वाटर कम ऑक्सीजन होल्ड करता है, सबको पता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है फिशरीज के लिए थ्रेट है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन का, अगर फाइटोप्लैंक्टन डिस्ट्रॉय हो गया तो ओशियन का जो एबिलिटी है टू एज ए कार्बन सिंक वो फेल हो जाएगा। ठीक है, द वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो घटेगा। तो कार्बन सिंक घटेगा, ऑक्सीजन सप्लाई घटेगा, मरीन फूड चेन कोलैप्स होगा, तीन तरीके से नुकसान होगा। ठीक है, प्लांट क्या केवल ऑक्सीजन कंज्यूम करता है? नहीं, प्लांट नेट प्रोड्यूसर्स भी है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे प्रोड्यूस मोर ड्यूरिंग द डे देन दे कंज्यूम एट नाइट। ठीक है, इसलिए वो नेट प्रोड्यूसर है। ठीक है, कंज्यूम भी करता है। फॉर द फर्स्ट 2 बिलियन ईयर्स आपको याद रखना है कि अर्थ के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था। तो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट क्या है कि जो साइनो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर को चेंज किया और कॉम्प्लेक्स लाइफ को इवोल्व करने में सिखाया। ठीक है, while the Amazon is called the lungs of the planet, जो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? इज कंज्यूम्ड बाय फॉरेस्ट इटसेल्फ। तो नेट कंट्रीब्यूटर जो है लार्जेस्ट आपका ओशियंस है। तो एक चीज़ आपको समझना है, रेन फॉरेस्ट में लंग्स है वो, बट वो यूज़ भी कर ले रहा है, ये चीज़ आपको समझना है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? हाई हीट और हाई ह्यूमिडिटी रहा, इससे क्या होगा ना कि आपका स्वेट इवोपरेट नहीं होगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर लो है, ठीक है, तो जो
जो इससे क्या होगा, जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा आपका बॉडी को, आपका सिस्टमिक कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट में कितना उससे डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल घटेगा। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन एक मेट्रिक होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन साइकिल भी समझ लिए, ऑक्सीजन साइकिल में 21%, 0.04% मेन रिजर्वर है आपका एटमॉस्फेरिक एंड क्रस्ट। पोल्यूशन हो गया आपका, फोसिल फ्यूल्स हो गया, CO2 बढ़ाएगा, ठीक है। एक बच गया बस मीथेन साइकिल। मीथेन साइकिल आप समझ लीजिए कि मीथेन का सोर्स क्या क्या है। नेचुरल सोर्स इसका वेटलैंड है, सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है वेटलैंड, ठीक है। जो वाटर लॉग्ड एरिया है उसमें जो सोइल बैक्टीरिया होता है वो मीथेन रिलीज करता है, पहला। दूसरा है परमाफ्रोस्ट, जो आर्कटिक में जो फ्रोजन ग्राउंड है, ठीक है, जो एंशियंट ऑर्गेनिक मैटर को ट्रैप करके रखा है, तो वो परमाफ्रोस्ट है। तीसरा है आपका मीथेन हाइड्रेट, जो आइस लाइक स्ट्रक्चर है सी फ्लोर में, वो मीथेन हाइड्रेट है। चौथा है आपको टर्माइट भी नेचुरल सोर्स है आपका मीथेन का, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या है, राइस कल्टीवेशन से, लाइव स्टॉक से, ठीक है, जो बर्ब्स फार्ट्स लाइव स्टॉक से। तीसरा है फोसिल फ्यूल से, ठीक है। चौथा है लैंडफिल से, एनारोबिक डिके ऑफ अर्बन सॉलिड वेस्ट, ठीक है, लैंडफिल से। तो आपको समझना होगा द डिटर्जेंट ऑफ एटमोसफेयर, जो मोस्ट मीथेन है वो इज डिस्ट्रॉयड इन द एटमोसफेयर बाय रिएक्टिंग विद वेस्ट रेडिकल्स। तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल क्या है, ये मीथेन को खा जाता है, ठीक है, बाय रिएक्टिंग विद वेस्ट रेडिकल्स, ठीक है। soil meta methanotropes, some bacteria in well aerated soil actually eat methane, ठीक है। हाँ, some CH4 reaches the upper atmosphere and reacts with oxygen to form CO2 and water vapor. Short lived but potent, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ओवर 20 ईयर पीरियड मीथेन का 80-84 टाइम्स पोटेंट है। ओवर 100 ईयर्स ये 28 to 30 टाइम्स है, ठीक है। तो शॉर्ट लिव्ड में जो है ना, ज़्यादा टेंशन है मीथेन का, ठीक है। एटमॉस्फेरिक आइटम CO2 सेंचुरीज में रहेगा, जबकि CH4 आपका 12 साल तक ही रहेगा, ठीक है। अगर मीथेन इमिशन आज काटते हैं, वी सी ए कूलिंग इफेक्ट इमीडिएटली विद इन ए डिकेड। तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है मीथेन का। आर्कटिक टुंड्रा में डीप सी फ्लोर में मिल रहा है, ठीक है। अगर ओशन वार्म होता है तो ये हाइड्रेट मेल्ट कर सकता है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत अमाउंट ऑफ मीथेन निकलेगा। तो क्लेथरेट गन हाइपोथेसिस है, ठीक है, कि आर्कटिक टुंड्रा के अंदर परमाफ्रॉस्ट तो एक चीज़ है ही, डीप सी ओशन फ्लोर में भी, ठीक है, बट वहाँ पोटेंशियल मैसिव सोर्स हो सकता है नेचुरल गैस का, ठीक है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो ट्रेडिशनल राइस फार्मिंग है वो फील्ड को हम लोग फ्लडेड कर देते हैं, तो एनारोबिक तरीके से वहाँ होगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या होता है ना, कि हम लोग वेट और ड्राई करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, कि मीथेन प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर जो ऑक्सीजन रिच पीरियड होगा, जो वहाँ पे मिथेनोजोन्स को रोक दिया जाएगा, ठीक है। जो इल्यूमिनेंट्स है वो मीथेन और एमोनिया भी रिलीज करता है, मीथेन भी रिलीज करता है, ठीक है। जबकि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, एमोनिया जो है आपका एसिड रेन न्यूट्रल लोडिंग इसमें मदद करता है। तो एमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है, एमोनिया आपका एसिड रेन और न्यूट्रिएंट लोडिंग है, ठीक है। जब मीथेन बर्न करेगा, CO2 रिलीज होगा, मीथेन इज क्लीन, बट इट इज कंट्रीब्यूट टू कार्बन साइकिल, ठीक है। मीथेन में आपका क्लीन इसलिए बोल रहा है क्योंकि सूट नहीं निकालता, बट ये कार्बन साइकिल में तो ये भी मदद कर ही रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर मीथेन सोर्स का सिर्फ नहीं, कोल माइनिंग, लैंडफिल्स, ये सब भी मेजर कंट्रीब्यूटर है, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है। मीथेन प्रिकर्सर है ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए, ठीक है, विच इज ए टॉक्सिक पोल्यूटेंट एंड और ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो मीथेन से ग्राउंड लेवल ओजोन बन रहा है, इसे याद रखना है, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लेज आपका COP26 ग्लासगो में जो हुआ था कि हम लोग 30% रिडक्शन करेंगे, ठीक है। इंडिया साइन नहीं किया है COP28 हेल्थ डिक्लेरेशन में भी, क्योंकि COP28 हेल्थ डिक्लेरेशन में भी नहीं किया है, COP26 ग्लासगो में भी नहीं किया है। बिकॉज waste to energy technologies like plasma gasification are ways to capture methane from waste and use it for energy
प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। टेक्नोलॉजी लाइक प्लाज्मा गैसिफिकेशन जो है, मीथेन को यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए, वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है। बायोमास बर्निंग क्या है? हाँ,